देखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब के नाम से भी जानते हैं। हम इसे वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, तो हम ये जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर तक देखिएगा क्या फैला हुआ है, वायुमंडल। पृथ्वी को किस चीज़ ने घेर रखा है दोस्तों, तो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी जो है घिरी हुई है। और ये जो वायुमंडल है आपका, ये हज़ारों किलोमीटर तक ऊंचा है। और ये जो वायुमंडल है ये वायु से बना हुआ है, वायु के कारण ही अपने इसको कहते हैं। और ये जो है पृथ्वी के ऊपर एक दबाव डालता है, नीचे की ओर एक दबाव डालता है दोस्तों। इसी दबाव को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब या वायु दाब के नाम से जानते हैं, जिसका एक कारण अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि वायुमंडल इसीलिए चिपका हुआ है दोस्तों। तो वायुमंडलीय जो दाब है, यानी वायु का जो भार है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है, हमारे सबके ऊपर पड़ रहा है दोस्तों। हमारे चारों ओर वायु है, वायु का दाब हमारे ऊपर पड़ रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। वो कोई बहुत ज़्यादा किलोग्राम में नहीं है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वायु जो है वो प्रत्येक स्थान पर दबाव डाल रही है। और दोस्तों वायु क्या होती है, वायु होती है विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण। तो देखिएगा, बहुत ही साधारण भाषा में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वायु जो है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं दोस्तों, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रत्येक वस्तु कणों से मिलकर के बनी हुई है, तो वायु भी कणों से मिलकर के ही बनी हुई है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा विरल है, लेकिन वो कण तो हैं, उनका भी अपना एक देखिएगा क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान है, वो अपना एक भार डालती है। उसी भार को हम वायुदाब के नाम से जानते हैं, जो हम सभी महसूस करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा फील हो और उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत आए दोस्तों। वायुदाब का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि जो जलवायु है उसमें वायु दाब और पवन जो है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक जो है प्रभावित करने की ताकत रखती है। हमारा जलवायु जो है वो ताप, दाब और देखिएगा जो अपना वायु दाब है उसी से प्रभावित होता है। इसी के कारण बहुत सारी मौसमी घटनाएं भी होती हैं, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना अनिवार्य था। धीरे धीरे समझते हैं हम इसको कि वायु दाब क्या होता है। अब देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा वायुमंडल व्याप्त है, जो कि अनेक गैसों से निर्मित है, अभी हमने इसके विषय में बात की थी, और हजारों किलोमीटर मोटा एक आवरण है। ये गैसीय आवरण जो है धरातल पर दबाव डालता है, जिसे हम वायुदाब के नाम से जानते हैं दोस्तों। हम इसे फिर से देख लेते हैं। जैसे ये हमारी क्या रहेगी, पृथ्वी रहेगी। इस पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल किससे बना हुआ है दोस्तों, गैसों से बना हुआ है। और ये क्या है, ये निरंतर दबाव डालता है। इस दबाव को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर हवाओं का दबाव है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टिका है, वह अपने भार के कारण पृथ्वी पर दबाव डालता है। हमने ये कहा कि वायु का जो भार है, अब वायु का भार किस कारण है दोस्तों, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। अगर ग्रेविटी नहीं हो तो फिर किसी प्रकार का भार हमें महसूस नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या है। पृथ्वी पर हवा जो है, उस हवा का जो दबाव है, पृथ्वी पर जो हवा है उस हवा का जो दबाव है, जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, इसे अपने भार को ही हम जो है वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भी अपने मान करके चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें, सामान्य शब्दों में हम कहें कि वायुमंडलीय दबाव का अर्थ अगर हम ले किसी दिए गए स्थान पर और समय पर वहां की हवा के स्तंभ का भार, ये इसकी एक छोटी परिभाषा के रूप में अपने कह सकते हैं। वायुमंडल का दाब क्या हो गया दोस्तों, किसी एक स्थान पर एक समय में वहां पर हवा का जो स्तंभ है उसका, यानी इस एरिया में जो हवा है उसका जो भार पड़ रहा है, उसे अपने वायुमंडलीय दबाव के नाम से जानते हैं। और ये जो है बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले दबाव के रूप में मापा जाता है दोस्तों। इसको मापते कैसे हैं, अपने बैरोमीटर से मापते हैं। और देखिएगा इसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए जो इकाई है, इसको मापने के लिए जो इकाई है दोस्तों वो कौन सी है, मिली बार जो है इसको मापने की इकाई मानते हैं दोस्तों। 1 मिली बार वर्ग सेमी पर 1 ग्राम भार का बल क्या माना जाता है, 1 मिली बार माना जाता है। तो दोस्तों वायुदाब हमने किसको कहा, वायु के या फिर हवा के दबाव को हम वायुदाब कहते हैं। और इसको मापते किस में हैं, इसको मिली बार
जो है इसकी इकाई मानते हैं और बैरोमीटर से इसे मापा जाता है दोस्तों। वायु दाब की जो खोज है वो ग्यूरिक के द्वारा 1651 में की गई थी दोस्तों। वायु दाब की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार का, ग्यूरिक के द्वारा की गई थी। तो सभी प्रश्न हम देख रहे हैं, जिस भी परीक्षा के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो क्लास है वो आपकी पूरी की पूरी जो आपके बोर्ड परीक्षाओं की पुस्तकें हैं उन्हीं पर आधारित है, तो यही आप ऑथेंटिक भी मान करके चलिएगा। तो यहाँ ग्यूरिक की बात अपने कर रहे थे। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, किसी भी स्थान का जो वायुदाब है क्या एक जैसा रहता है, क्या नहीं रहता दोस्तों? वायुदाब जो है वो निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है, बदलता रहता है। अब ये दाब जो है वो सब जगह सारे समय एक समान नहीं रहता, ये वायु ताप के द्वारा नियंत्रित होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या कहा, वायुमंडल में जो दाब है वो सब जगह सारे समय एक समान नहीं रहता। जैसे हम राजस्थान की ही बात करें तो गर्मियों में और सर्दियों में वायु दाब जो है वो बदलता रहता है। उसका कारण हम मुख्यतः मानते हैं ताप को। देखिएगा दोस्तों, जैसे ही किसी स्थान पर मान लीजिएगा सूर्य तेजी से चमकता है, सीधा चमकता है, तो वहां की हवा कैसी होगी दोस्तों? गर्म होगी। और गर्म होने के कारण वो फैलती है, फैलने के कारण क्या होगी दोस्तों? वो ऊपर उठती है, यानी यहाँ पर ऊपर उठती है। ऊपर उठती है यानी यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? विरलता होगी। और इस विरलता होने के कारण आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर ताप क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर वायु का दबाव क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा। इसको वापस समझ लीजिएगा। हमने कहा, मान लीजिएगा किसी स्थान पर पवन है, इस प्रकार से कण है जो हमारी पवन है उसके, तो जैसे ही गर्मी होगी यानी टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ये कण दूर दूर होंगे। दूर दूर होने के कारण इनकी सघनता है जो है वो कम हो जाएगी। अगर देखिएगा कम हो जाएगी तो फिर आप क्या मानेंगे? उसका दबाव कम होगा कि ज्यादा होगा? उसका घनत्व कम हो गया तो उसका दबाव क्या होगा दोस्तों? कम होगा। वहीं पर अगर देखिएगा क्या होता है, टेम्परेचर ताप जो है वो क्या हो? कम हो जाए तो कण जो है वो पास पास हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे दोस्तों। सिकुड़ने के कारण जो है सघनता बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाने के कारण वायुदाब यानी एयर प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे पढ़ने पड़ेंगे तो ये चीज आपके काम आनी है कि जब तापमान क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर प्रेशर यानी वायुदाब क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि भारी चीज होगी, देखो ठंडी चीज क्या होगी? भारी होगी। ठंडी चीज क्या होती है? भारी होती है। भारी तो दबाव ज्यादा डालेगी। लेकिन गर्म चीज है वो क्या होती है दोस्तों? हल्की होती है, भाप बन करके उड़ जाती है ऊपर, इसलिए वो पृथ्वी पर दबाव वो है क्या है? कम डालती है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एयर प्रेशर जो अपना वायुदाब है वो क्या होगा? कम होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के, यानी उल्टा चलता है। तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा, और तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा। इसलिए क्योंकि अधिक ताप होने पर हवा फैल जाएगी, वो एक जगह पर उतना दबाव नहीं डाल पाती। वहीं तापमान कम होता है तो वो कण जो है वो नजदीक आते हैं, सघनता बढ़ती है, जिससे दबाव जो है वो ज्यादा होता है दोस्तों। यहाँ आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। अधिक ताप पाकर वायु क्या होती है? फैलती है, और फैलने से क्या होगा? उसके घनत्व में कमी आ जाएगी, और वायुदाब क्या होगा? वायुदाब क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। आप इसको यहाँ पर ऐसे समझें। अगर हमने क्या कहा दोस्तों, टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसकी जो घनत्व है वो क्या हो गया दोस्तों? घनत्व कम हो गया। अगर घनत्व कम है तो वो दबाव कम डालेगी, यानी वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा दोस्तों। वहीं इसका उल्टा होगा। यदि क्या होगा? तापमान हमने क्या कहा? टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ, तो घनत्व क्या हो गया? आपका ज्यादा हो गया, इसलिए एयर प्रेशर यानी वायुदाब भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाता है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। उल्टा है, ताप ज्यादा तो दाब कम, दाब ज्यादा तो तापमान कम, और तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। ये उल्टी होगी एक दूसरे की। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक सघन होती है। अधिक ऊंचाई पर वायु जो है वो विरल हो जाती है। यहाँ को इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो धरातल है हमारा, इस धरातल के नजदीक जो होगा वायुमंडल के अंदर जो वायु है वो अधिक क्या होगी दोस्तों? सघन होगी। यहाँ पर जो सघनता है क्या होगी? वो ज्यादा होगी दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे, तो इसमें विरलता आती चली जाएगी। ये जो वायु है वो विरल होती चली जाती है।
और विरल होने के कारण वहाँ पर दबाव कम हो गया, हवा कम होती है, इसीलिए दिक्कत भी होती है जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये पर्वतों पर जब मनुष्य जाता है तो उसको बार बार और ज़्यादा सांस लेना पड़ता है क्योंकि हवा कम हो गई, और इसीलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेकर के जाने पड़ते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो मतलब क्या हुआ कि हवा के कण आपको कम मिलेंगे, हवा कम हो गई है। कम होने के कारण आपको बार बार सांस लेना पड़ता है और वायु दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। हवा कम है तो वायु दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेकर के जाते हैं जो पर्वतारोही होते हैं। मौसम विभाग जो है इसका अध्ययन किया करता है, किस लिए, ताकि जलवायु और मौसम को वो अच्छे से समझ सके। वायुदाब में होने वाला परिवर्तन जो है वो मौसम को प्रभावित करता है। वायुदाब में जो भी परिवर्तन होगा, थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उससे जो अपना मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, मौसम के तत्व जैसे कि हम बात करें, बादल है, वर्षा है, तूफान है, आंधी है, पवन है, इन सब में वास्तव में वायुदाब ही है जो इन सबको नियंत्रित कर रहा है। मौसम के पूर्वानुमान में वायुदाब का विशिष्ट महत्व होता है। वायुदाब को मापने की इकाई हम डिस्कस कर चुके हैं, मिलीबार होती है, इसे किलो पास्कल भी कहते हैं और इसे बैरोमीटर में मापा जाता है। 1 मिलीबार का अर्थ है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल। उम्मीद करता हूँ ये वायुदाब का कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा कि किसी सतह पर एक इकाई के ऊपर वायु का जो भार है, वो जो भार डाल रहा है उसे हम वायुदाब के नाम से जानते हैं। नाम में ही पड़ा है वायुदाब, यानी वायु का दबाव, वायु जो दबाव डाल रही है उसे हम वायुदाब के नाम से जानते हैं। तापमान, जलवाष्प, समुद्र तल से ऊंचाई, गतिक कारक, ये बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिनके कारण वायुदाब जो है वो प्रभावित होता है। हम कहें वायुदाब कम या ज़्यादा होता है केवल तापमान के कारण होता है तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे जलवाष्प हो गई, समुद्र तल से ऊंचाई है, गतिक कारक है, इनसे भी प्रभावित होता है। दोस्तों हमने 2 तो देख ही लिए कि ताप से प्रभावित हो रहा था और ऊंचाई से भी होता है। गतिक यानी पृथ्वी की गति के कारण भी वायुदाब प्रभावित होता है। तो ये काफी कारण है, हम एक कारण से हम इसको बांध करके नहीं रख सकते। अब हम समझते हैं वायुमंडलीय दाब का वितरण कैसे होता है, कैसे उसको बांटा गया है। तो वायुदाब जो है वो 2 प्रकार से, एक तो ऊर्ध्वाकार ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर यानी पृथ्वी की सतह पर, इसको हम कहेंगे क्षैतिज वितरण और इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। हालांकि ये हमारे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा। वायुमंडल की निचली जो परतें हैं उनमें हवा का घनत्व क्या होगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के नीचे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब देखिए ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा के दबाव में कमी होनी शुरू हो जाती है। पास्कल ने सर्वप्रथम ये बताया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जो है वायुदाब कम होता है। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर के अंदर कि ऊपर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे हाइट पे गए तो वायुदाब क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है, ये एक कंसेप्ट है, लेकिन इसके घटने की दर एक जैसी नहीं रहती, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ये घनत्व पर भी डिपेंड करता है, ये तापमान पर, जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे कई कारणों पर डिपेंड करता है। हमेशा नहीं कह सकते कि ऊपर जाने पर, इसमें काफ़ी सारी कारक हैं, गर्मी, सर्दी, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। दोस्तों यद्यपि ऊंचाई और वायुदाब के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर जो दाब है वो कम होता है और इसकी औसत दर जो होती है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 34 मिलीबार जो है वो कम हो जाता है। ये एक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से विरल और हल्की होती चली जाती हैं, जिसके कारण वायुदाब जो है वो अत्यधिक कम होता चला जाता है और इसी कारण ऊंचाई पर जो पर्वतारोही चढ़ते हैं उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर और विशेष प्रकार के सूट का प्रयोग करना पड़ता है ताकि वो उसका सामना कर सकें। दोस्तों क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वायुदाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखिए
क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। क्षैतिज वितरण में हम ये देखते हैं वायुदाब की जो पेटियां हैं, पृथ्वी की वायुदाब की जो पेटियां हैं उनका अध्ययन अपने करते हैं। इनके निर्धारण का जो मुख्य आधार है वो तापमान और पृथ्वी की एक ही प्रकार का धरातल मान करके ये पेटियां निश्चित की गई हैं। ये पेटियां अत्यधिक साधारणीकृत की गई हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर हम वायुदाब की पेटियों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका मुख्य आधार जो है एक तो ताप होगा और एक होगा गति। जो वायुमंडलीय पेटियां हैं, वायुदाब की जो पेटियां हैं, उनको हम दो आधारों पर बांटते हैं। एक तो ताप के कारण जो बनी है और एक जो है गति के कारण देखिए बनी है। हमने ये तो कहा कि ताप ज़्यादा है तो वायुदाब कम हो जाएगा, ताप अधिक है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ताप ज़्यादा है तो वायुदाब कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमने देखा था। तो यहाँ आगे हम बात कर लेते हैं। भूमंडल पर वायुदाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायुदाब का विषम वितरण स्वाभाविक है। वायुदाब के बहुत सारे कारक हैं जिनके कारण अलग अलग होते हैं। पृथ्वी तल पर निम्न प्रकार की वायुदाब पेटियां होती हैं। यहाँ इसको फिर से देख लीजिएगा। ताप के कारण और गति के कारण हम इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो ताप जनित पेटियां हैं और एक गति जनित। जैसे हमारी पृथ्वी रह गई तो एक तो हमारी भूमध्य रेखा पर पेटी रह गई, यहाँ पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, और एक अपने ध्रुवों की बात करें जहाँ पर सीधा कभी सर पे आता ही नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति है तो उसको सिर पे अपने सूर्य कभी देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर जो है सूर्य दोपहर के अंदर सर के ऊपर आता है गर्मियों के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो सूर्य का प्रकाश सीधा कभी नहीं पहुंचता है। इसलिए तापमान हमेशा क्या रहता है, कम ही रहता है। और तापमान कम रहने के कारण जो वायुदाब है वो हमेशा क्या मिलेगा, ज़्यादा आपको मिलेगा, तो उच्च वायुदाब की पेटी होगी। यहाँ ये जो है सामने ही रहता है, इसलिए ताप यहाँ पर अधिक ही रहेगा, इसलिए वायुदाब हमेशा क्या होगा, यहाँ पर निम्न ही पाया जाता है। तो ये वाली पेटी और ये बीच वाली पेटी है जो वायुदाब की जो पेटियां हैं वो ताप जनित हैं, लेकिन ये बीच वाली जो पेटियां होंगी ये कौन सी होंगी, ये पृथ्वी की गति के कारण है, जो हमारी दैनिक गति या फिर घूर्णन गति है उसके कारण बनी हुई है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, ये जो हमारी पेटियां हैं इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा सूर्य सीधा चमकता है और ये एक शांत क्षेत्र रहता है, इसलिए हम इसको एक शांत पेटी का नाम भी देते हैं। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। निम्न क्यों हुआ, तापमान के कारण, इसलिए ये जो पेटी है वो कौन सी कहलाती है दोस्तों, ये ताप जनित पेटी है। कौन सी है दोस्तों, ताप जनित पेटी है। और यहाँ पर हमेशा वर्ष भर जो है सारी चीज़ें हलचल कोई नहीं होती है, तापमान शांत रहता है, इसलिए हम इसका एक और नाम देते हैं डोलड्रम। ये डोलड्रम भी कहलाता है। ये गर्मी और सर्दी के हिसाब से ऊपर और नीचे भी गतिमान रहता है। इसे हम ITCZ के नाम से भी जानते हैं। जब हमने मानसून पढ़ा था तो हमने इसको देखा था। तो दोस्तों दूसरी जो हमारी पेटी आती है वो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये उच्च वायुदाब की क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकता है, तिरछा ही रहता है, इसलिए तापमान क्या रहेगा, कम ही रहेगा, इसलिए वायुदाब उच्च है। ये वाला और ये वाला दोस्तों, अभी हमने इसको दोनों का अध्ययन भी किया था। तो यहाँ पर तापमान कम होने के कारण यहाँ हमेशा उच्च वायुदाब की पेटी रहेगी। ये भी ताप जनित है और ये भी ताप जनित है। अब ये नियमों से उल्टा चल रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, तापमान कम हो रहा है तो वायुदाब उच्च रहना, तापमान कम हो रहा है, हाँ जी, तो वायुदाब उच्च रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निम्न भी मिल रहा है। ये जो सारी कंडीशन है दोस्तों ये वायु की गति के कारण है, इसलिए ये दोनों जो पेटियां हैं वो गति जनित हैं। ये दोनों एक ही नाम इनके रहेंगे। ये दोनों जो पेटियां हैं वो गति जनित हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। दो प्रकार की पेटियां हैं, ताप जनित और गति जनित। तो ताप जनित जो है वो एक मान लें इसको, तो एक ये रहेगी, दो ये रहेगी और तीसरी ये नीचे वाली जो अपनी ध्रुवीय पेटियां हैं ये वाली रहेगी। फिर 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 पेटियां हैं वो कौन सी रहेगी, गति जनित। कुल मिलाकर के पेटी कितनी होती है, 7। 3 + 4, 3 कौन सी, ताप जनित है, और 4 कौन सी है दोस्तों, गति जनित पेटी है।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ हम इनको क्रमशः समझने की कोशिश करते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी अभी हमने बात की थी, ये हमारी रहेगी 0 से 5 ऊपर और 5 नीचे है। दक्षिणी अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में है, 5 ऊपर है 5 नीचे हैं। यहाँ पर जो है वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए ताप हमेशा उच्च रहेगा और वायु दाब क्या रहेगा, न्यून रहेगा। ये अभी डिस्कस भी किया था, इसलिए हम इसे तापजन्य पेटी के नाम से जानते हैं। यहाँ कंडीशन कैसी होगी, वायुमंडल के अंदर, इसको मंडल कर लेना दोस्तों, जलवाष्प अधिक होती है और वायु का घनत्व काफी कम रहता है। यहाँ देखिए जलवाष्प ज्यादा हो जाएगी दोस्तों, संवहनीय वर्षा यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। इसी कारण से इस पेटी में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, बल्कि अधिकतम तापमान के कारण संवहनीय धाराओं का जो है वो जन्म होता है। इसके कारण संवहनीय वर्षा होती है। क्षैतिज पवनें इस प्रकार से नहीं चलती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। इस कटिबंध को हम शांत कटिबंध या डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डोलड्रम कौन सा है, ये 10 की पेटी है, 10 डिग्री टोटल हो गया, 5 इधर हो गया 5 इधर हो गया। ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन भी होता रहता है, 5 से 10 तक भी पहुंच जाती है मौसम के अनुसार, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। तो कई जगह आपको ये 10 लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो किस आधार पे दिया है, आधार हमारे इसको अध्ययन करने के अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको जो बताया है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। दूसरी कौन सी आगे दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी हमारी ये वाली रहेगी, जो 30 से 35 डिग्री के बीच में है। उत्तरी अक्षांशों में भी है और दक्षिणी अक्षांशों में भी है। यहाँ वर्ष भर तापमान कैसा रहता है, उच्च रहता है, उच्च वायुदाब रहेगा और मेघ रहित आकाश रहेगा। अब यहाँ जो थोड़ी सी बात ये थी कि तापमान उच्च है फिर भी वायुदाब उच्च क्यों है दोस्तों, तो ये गति के कारण है दोस्तों। इसमें सीधा सा एक कारण आप इसको याद कर लीजिएगा, गति के कारण। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं विश्व के सभी उष्ण मरुद प्रदेश जो हैं, जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वो इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। जो आपको मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो सारे के सारे यहीं पर मिलने वाले हैं दोस्तों, इसी पेटी में आपको देखने को मिलेंगे। इन उच्च दाब के क्षेत्रों को अश्व अक्षांश यानी अश्व रेखाएं भी कहते हैं दोस्तों, ये क्योंकि ये एक गतिजन्य पेटी है। यहाँ पर देखिएगा जब समुद्री जहाजों के अंदर घोड़े लेकर के जाते थे तो भार अधिक महसूस होने के कारण क्या करते थे, कुछ घोड़ों को पानी में डालना पड़ता था तो भार को कम करने के लिए, तो इसलिए हम इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं या फिर घोड़े के अक्षांश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं तीसरी हमारी जो पेटी आती है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। ये वाली रहेगी और ये वाली रहेगी, 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसका विस्तार उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में 60 डिग्री से 65 डिग्री तक मौजूद है दोस्तों। इन अक्षांशों में निम्न ताप रहता है, तो निम्न ताप के कारण दोस्तों वैसे भी कौन सा मिलेगा, निम्न ताप के कारण आपको कौन सा मिलना था, उच्च वायु दाब आपको मिलना था, लेकिन यहाँ पर दाब कौन सा है, निम्न है, जिसका कारण जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है। ये दोनों जो है वो गति के कारण है, इसलिए इन्हें हम गति जनित पेटी कहते हैं। वायु दाब निम्न, तापमान कैसा है, निम्न है, फिर भी वायु दाब निम्न है। यहाँ तापमान उच्च है फिर भी वायु दाब उच्च है, लेकिन ये परिस्थितियां विपरीत क्यों हैं, इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति इसको प्रभावित करती है दोस्तों। इन क्षेत्रों में गर्म जल धाराएं भी चलती हैं, इसके कारण भी तापमान अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर एक कारण अपने ये भी ले सकते हैं, गर्म जल धाराएं जो यहाँ चलती हैं उसके कारण तापमान अधिक हो जाता है और वायु भार क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वायु दाब कम देखने को मिलता है। ये भी कैसी पेटी है दोस्तों, ये पेटी भी एक गति जनित पेटी है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, उपध्रुवीय, जो 60 से 65 के बीच में है। हालांकि यहाँ पर तापमान ऊपर बढ़ रही है तो निम्न हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वायु दाब कैसा है, निम्न ही है दोस्तों। यानी निम्न कब होता है, तापमान उच्च होना चाहिए था, विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इसके कई कारण हैं, जिसमें तो एक तो पृथ्वी की गति रहेगी, दूसरा गर्म जल धाराएं रहेगी, जिसके कारण ये परिवर्तन हमें दिखाई देता है दोस्तों। इन पेटियों में ध्रुवों और उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पवनें आकर के मिलती हैं। यहाँ पर देखिए ध्रुवों से और उपोष्णीय उच्च वायुदाब क्षेत्र जो अपना रह गया, ध्रुवों से इधर से और इधर से आने वाली जो पवनें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, और इनके मिलने के कारण जो है ताप और आर्द्रता में काफी अंतर आता है, जिससे यहाँ चक्रवात और निम्न वायुदाब की दशाएं बनती हैं। निम्न वायुदाब के इस अभिक्षरण क्षेत्र को हम ध्रुवीय वाताग्र के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ की एक अलग प्रकार की विशेषता होती है। पवनें जब आती हैं तो ताप और आर्द्रता में दोनों के में अंदर काफी अंतर है, इसके लिए
इसके कारण जो है चक्रवात और निम्न वायुदाब की दशाएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं अंतिम पेटी की, जिसे ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। ये हमारे ध्रुवों के पास वाला ये वाला क्षेत्र रह गया, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहुंच ही नहीं पाता, कभी भी सूर्य जो है सर पर नहीं आता, इसलिए गर्मी नहीं होती, इसलिए तापमान कैसा रहेगा, नीचा ही रहेगा, तो वायुदाब हमेशा उच्च ही रहता है। दोस्तों दोनों गोलार्धों में ये पेटियां स्थित हैं, तापजन्य है, यहाँ पर ताप वर्ष भर कम रहता है। इसी के कारण ध्रुवों और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में धरातल सतह यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है, हिमाच्छादित ही होता है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अध्ययन भी नहीं हो पाता, क्योंकि निकट की वायु बहुत ही शीतल और भारी होती है, रहना भी बड़ा मुश्किल होता है, इधर कोई ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये जो वायुदाब की पेटियों का अभी हमने अध्ययन किया, ये साथ के साथ ऐसी नहीं रहती हैं, इनमें जो है मौसम या ऋतु के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। कैसे कैसे होता है देखिएगा, सूर्य जब उत्तरायण या फिर दक्षिणायन होता है तो स्थितियाँ जो हैं जल के स्वभाव में अंतर आदि के कारण वायुदाब में दैनिक और वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। हमने कहा सूर्य कैसा होगा, उत्तरायण होता है, सूर्य गति करता रहता है, जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति थी, तब हमने ये चीज देखी थी कि कभी कर्क पे आता है, कभी मकर पे आता है, तो इसी के कारण ऋतुएं बदलती हैं, तो और तापमान चेंज होगा, तो इसी कारण जो है ये स्थितियां हमारी परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियां जब जो हमने कहा था 0 से 5 थी, तो वहां से ऊपर की ओर सरक जाती है, और सर्दियों में जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियां 5 डिग्री दक्षिण की ओर चली जाएंगी। जैसे ये 5 तक था, यहाँ से ये नीचे 5 तक था, तो इससे भी आगे ये और चली जाती हैं। तो इनकी आदर्श स्थिति जो अपने को केवल मिलेगी 21 मार्च और 23 सितंबर को ही मिलती है। हमने कहा इनकी दशाओं में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब मौसम चेंज होता है, ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर जाता है, तो इधर बदल जाएगी, इधर बदल जाएगी, तो यहाँ 10 डिग्री तक आपको इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वायुदाब की पेटियों में खिसकाव के समय विषुवत रेखीय पेटी जो है 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य हो जाएगी। दोस्तों जब हमने कहा गर्मियों का समय है, यहाँ पर विषुवत रेखा 5 तक हुआ करती थी, अब ये 5 और ऊपर चली गई, तो यानी 10 डिग्री तक हमें ये देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से जो 35 डिग्री वाली है वो 40 तक पहुँच जाएगी, और 65 वाली 60 से 65 की हमने बात की थी, वो भी 70 तक पहुँच जाती हैं। दोस्तों तो ये भी वायुदाब पेटियाँ हैं, इनमें भी ऋतुओं के अनुसार काफ़ी परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों पवन की जो सबसे सामान्य परिभाषा आ सकती है, सबसे आसान परिभाषा हम कह सकते हैं, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्या कहा हमने दोस्तों, जो वायु है, वायु क्या है, देखो गैसों का मिश्रण है, वायु को पवन नहीं कहते दोस्तों, चलती वायु नहीं है, चलती क्या है दोस्तों, पवन चलती है, और क्षैतिज रूप से यानी इस रूप से जो चलती है इधर या उधर, मतलब क्षैतिज रूप से क्षितिज के अनुरूप जो पवन चलती है उसे ही हम पवन की श्रेणी में मानते हैं। जो वायु है ठहरी हुई है वो नहीं, हम कह रहे हैं वायु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, जो वायु गतिशील है उसे हम पवन के नाम से जानते हैं, उसे हम पवन कहते हैं। दोस्तों और आपने ये सुना भी होगा, क्यों चलती है पवन न तुम जानो न हम। देखो भाई, वो जाने न जाने, हम जानते हैं कि पवन चलती क्यों है। पवन चलने का सबसे बड़ा जो कारण है अपना, वो कौन सा है दोस्तों, वायुदाब है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पवन किसे कहते हैं, क्षैतिज रूप से गतिशील जो वायु है उसे ही हम पवन के नाम से जानते हैं। और पवन क्यों चलती है, क्योंकि किसी एक स्थान का वायुदाब कम होता है और किसी एक स्थान का वायुदाब ज्यादा है। दोस्तों ये हमारे पास में ए और बी दो स्थल है। यहाँ देखिएगा जो अपना वायुदाब है, दोनों तरफ इसको, यहाँ वायुदाब ज्यादा है और यहाँ वायुदाब क्या है, कम है। दोस्तों ये हमारे धरातल का कहीं या फिर प्रकृति का एक नियम ही है कि वो कहीं पर वैक्यूम नहीं छोड़ती है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति था और वो चला गया तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई चीज आती भी है, कोई दूसरा आ जाता है। कोई एक वस्तु चली जाती है तो उसके स्थान पे दूसरी चीज आएगी। प्रकृति में कभी भी वैक्यूम नहीं रहता दोस्तों, स्थान को भरने के लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है, क्योंकि वो खाली स्थान जो है वो बाकी चीजों को क्या कर रहा है दोस्तों, आकर्षित कर रहा है। तो हवा देखिएगा हमेशा बहती है किधर से किधर की ओर,
उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। तो पवन किधर चलती है हमेशा दोस्तों? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इस एक बात को आपको अच्छे से याद रखना है और इस एक से ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बिना आप आगे नहीं चल पाओगे। क्या कहा हमने कि पवन जो चलती है वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। और उच्च वायु दाब कब होता है दोस्तों? जब तापमान कैसा होता है? तापमान कम होता है। यानी तापमान कम है तो वायु दाब कैसा होगा दोस्तों? उच्च होगा। और यदि तापमान क्या है? तापमान ज्यादा है दोस्तों, तापमान प्लस है, तो वायु दाब कैसा होगा? वायु दाब जो होगा दोस्तों वो होगा न्यून, यानी वायु दाब कम होगा यदि तापमान ज्यादा है, क्योंकि हवा जो है वो गर्म होके फैलती है, ऊपर की ओर उठती है। यहाँ पर मान लीजिएगा तापमान ज्यादा है तो हवा फैलेगी और ऊपर उठती है। यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और यहाँ पर देखिएगा तापमान कम है तो जो हवा है वो नीचे बैठती है। तो यहाँ पर देखिएगा ज्यादा है तो ज्यादा से ये चीज किस तरफ चल पड़ती है? कम की तरफ चल पड़ती है। और यहाँ आई फिर गर्म हो गई, फिर इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस है इसका चलता रहता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पवनें हमेशा किधर से किधर चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अपने, बाकी तो आगे स्लाइडों में अपने सब कुछ देखना ही है कि ये जो पवन चलती है उसकी गति को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके कारण गति जो है हमारी कम या ज्यादा होती है। जिसमें सबसे पहले आता है दाब प्रवणता। दोस्तों ये क्या होती है? दाब प्रवणता क्या होती है? दो स्थानों के वायु दाब का जो अंतर है उसे ही हम कहते हैं, वायु दाब का जो अंतर है उसे हम दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं। और ये जो दाब प्रवणता होती है वो कौन सी दिशा में होती है? क्षैतिज दिशा में होती है। दो बातें आपको याद रखनी है। इसी दाब प्रवणता को हम कहते हैं बैरोमेट्रिक ढाल, इसे ही हम कहते हैं बैरोमेट्रिक ढाल। तो दाब प्रवणता क्या है दोस्तों? दो स्थानों का हम कह सकते हैं, दो स्थानों के बीच वायु दाब का जो अंतर है उसे ही हम दाब प्रवणता कहते हैं। और ये दाब प्रवणता हमेशा क्षैतिज दिशा में होती है, इसी को हम बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं दोस्तों। किन्हीं स्थानों पर देखिएगा दाब प्रवणता ज्यादा है, जैसे ए और बी है, यानी इनका जो एयर प्रेशर है उसमें जो डिफरेंस है, वायु दाब का अंतर है, उसे हमने क्या कहा? वायु दाब प्रवणता कहा। और ये अगर ज्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा पवनों की गति उतनी ही ज्यादा होगी। यानी दाब प्रवणता ज्यादा है तो गति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि गति जो है वायु दाब प्रवणता की ज्यादा है। दोस्तों आपने देखा होगा जहां जगह खाली है, आपने इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं। जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन सामने से निकल रही है, आप डब्बों की तरफ देखते हैं भी कौन से डब्बे के अंदर भीड़ है, और आप देखते हैं कि ये डब्बा खाली है, तो वो भीड़ जो है सारी जहां पर ज्यादा था वो सारा किधर भागता है? वो जो सारे लोग हैं वो किधर भागते हैं? वो सारे के सारे लोग भागते हैं जो डब्बे खाली हैं। तो जितने खाली होंगे उतने ही उस तरफ ही भीड़ क्या होगी? ज्यादा भागती है। तो यही फैक्ट जो है यहाँ भी काम करता है। यानी जहाँ वायु दाब कम है और जहाँ पर वायु दाब ज्यादा है, जो जहाँ पर जितना कम और दूसरी तरफ जितना ज्यादा होगा उतनी ही जो वायु की गति है यानी पवन की गति है वो क्या होगी? वो ज्यादा होती है दोस्तों। और चलती पवन है, वायु नहीं। पवन को हम कहते हैं, गतिशील वायु को अपने क्या कहते हैं दोस्तों? पवन के नाम से जानते हैं। तो पहला जो हमने इसका कारण है वो देखा, वो था हमारा दाब प्रवणता। उसके बाद में देखिएगा दूसरा अगर हम बात करें तो वो है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? घूर्णन गति के नाम से भी जानते हैं। और इस गति के कारण क्या होती है? पवनें जो हैं वो विक्षेपित होती हैं। ये हमने देखा भी था, पवनें विक्षेपित होती है किस बल के कारण? कोरियोलिस बल के कारण। हमने ये देखा था पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, और इसी बल के कारण जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अपने किधर मुड़ती हैं? बाएं ओर मुड़ती हैं। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी? दाएं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी दोस्तों? बाईं तरफ मुड़ जाती हैं।
और इसको जो बताया था फेरल ने बताया था, इसलिए हम इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या है? फेरल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी समझ लीजिएगा। पहले में हमने देखा ये दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, जो वायु की गति है, पवन की गति है, वो इतनी ज्यादा होगी। परिभ्रमण गति जो ये है कि इसके कारण क्या होगा, कोरियोलिस बल बनता है, जिसके कारण पर जो पवन है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। इसके बाद में दोस्तों हम एक और फैक्ट के विषय में बात कर लेते हैं। तीसरा जो आता है हमारा वो है धरातलीय स्वरूप। देखिए धरातलीय स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। धरातलीय असमानताएं जो हैं, धरातल अगर समान नहीं है, धरातल में असमानताएं हैं, तो ये गतिरोध उत्पन्न करता है। पवन की दिशा में क्या करेगा दोस्तों, पवन की स्पीड में गतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे हम बात करें, एक तो हमारे पास में है महासागर और दूसरा है दोस्तों महाद्वीप। जब पवन जो है वो महासागर के ऊपर से गुजरती है तो देखिएगा वहां पर तो समतल है, वहां पर इतने आपको अवरोध नहीं मिलेंगे, गतिरोध नहीं होते हैं, इसके कारण स्पीड जो है वो यहाँ पर ज्यादा होगी। लेकिन महाद्वीपों में गतिरोध होता है, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी स्थल खंड है दोस्तों वहां पर घर्षण ज्यादा होता है। पवन में घर्षण ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ महासागरों में घर्षण जो है वो कैसा होता है दोस्तों, घर्षण कम होता है, इसलिए स्पीड भी क्या पाई जाती है दोस्तों, ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में देखा होगा आपने, पछुआ जो पवने हैं, अभी हम उसका डिस्कस भी करेंगे, पछुआ जो पवने हैं उनकी गति ज्यादा होती है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों एक दो बातें और समझ लेते हैं कि पवनों का जो नामकरण होता है, पवनों को जो नाम देते हैं, जिस दिशा से पवन आ रही है उस का ही नाम देते हैं अपने। जैसे हम कहें कोई पवन जो आ रही है पश्चिम से, तो हम पश्चिम से आने वाले पवन को क्या कहेंगे, पछुआ पवन कहेंगे। पूर्व से आ रही है तो उसे पूर्वा या पूर्वी पवन कहेंगे। यानी जिस दिशा से वो आ रही है उसके ही नाम से अपने इसको जानते हैं दोस्तों। और जो पवन है, पवन कितने प्रकार की हो सकती है, तो पवन को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया करते हैं, जिसमें से एक तो आती है स्थायी पवन, दूसरी आती है सामयिक पवन, और जो तीसरी आती है वो आती है स्थानीय पवन। ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। अभी अपने इनको बारी बारी देखेंगे दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें हमारी आगे की बातें, जिसमें हम ये समझ लेते हैं कि पवन क्या होती है। तो गतिमान जो वायु है, और ये गति कौन सी होती है दोस्तों, क्षैतिज होती है, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, वायु दाब में अंतर के कारण होती है। अब हम बातें समझ चुके हैं तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो पवन किसे कहते हैं, गतिशील वायु जो है, क्षैतिज गतिशील है, उसे पवन कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है वो वायु दाब में अंतर के कारण होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु के पड़ने वाले भार को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। वायु का जो भार है उसी को हमने वायुदाब कहा था, पिछली वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। जहां वायु नीचे बैठती है, भारी होगी तो नीचे बैठेगी, तो वहां वायुदाब क्षेत्र होता है। जहां उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा उच्च कर लीजिएगा। और जहां ऊपर उठती है वहां निम्न वायुदाब का विकास होता है। जहां वायु नीचे बैठ रही है, ठंडी होगी, वो नीचे बैठेगी तो वहां पर उच्च वायुदाब होगा, क्योंकि दबाव ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन जहां पर ऊपर उठती है, हल्की चीजें ऊपर उठती हैं, इसलिए वो वायुदाब क्या होगा दोस्तों, वहां पर वायुदाब न्यून होगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्षैतिज पवनें जो हैं हमारी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ये नियम है, इसी प्रकार से चलेंगी। हालांकि केवल एक यही कारण नहीं है, कुछ और इनको प्रभावित करने वाले कारक अपने ले सकते हैं, लेकिन पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवनों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, स्थायी पवनें हैं, सामयिक पवनें हैं और स्थानीय पवनें हैं। तो 3 प्रकार की पवनों का हमें अध्ययन करना है दोस्तों। कौन कौन सी हैं, स्थायी पवनें हैं, सामयिक पवनें हैं और स्थानीय पवनें हैं। ये इतने प्रकार की पवनें हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवनों की। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं दोस्तों, जो ऐसी पवनें हैं वर्ष भर एक ही दिशा में चलते हैं। यानी उनकी दिशा कैसी होती है दोस्तों, उनकी दिशा निश्चित होती है, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, एक निश्चित सीक्वेंस में चलती हैं, इसलिए हम इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। उसके अन्य नाम अगर हम कहें तो वो हो गया प्रचलित पवनें। इसको हम और क्या कहते हैं, कह सकते हैं प्रचलित पवन कह सकते हैं। इसको हम ग्रहीय पवन भी कह सकते हैं। इसका और नाम आ सकता है भूमंडलीय पवन,
ये भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा सनातनी पवन है, ये भी इसी का एक रूप माना जाता है, इसे ही अपने कहते हैं। आगे बढ़े तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले स्थायी पवनों को प्रचलित पवनी भी कहते हैं। इस प्रकार की पवनों को वायुमंडल का प्राथमिक परिसंचरण तंत्र माना जाता है। यह आधारभूत पवने होती हैं, इन्हीं से जो है हमारी पृथ्वी को आधार मिलता है और ये क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है। दोस्तों स्थायी पवनें क्यों चलती हैं? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति है, उसके प्रभाव से ये विकसित हो जाती हैं। इन पवनों का विकास अस्थायी वायुदाब पेटियां जो हैं, पेटियां, इसको पेटियां कर लेना दोस्तों, अस्थायी वायुदाब पेटियों में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इस तरह की पवनें जो हैं वो साल भर चलते हैं, वर्ष भर क्या है दोस्तों, एक ही दिशा में चलती है। वर्ष भर ये पवनें किधर चलती हैं? एक ही दिशा में चलती हैं, इसलिए इनको हम स्थायी पवनों के नाम से जानते हैं, साल भर चलती हैं। इन पवनों में विश्व के बड़े क्षेत्र शामिल हैं, जो बड़ा एरिया है वो ज़्यादातर स्थायी पवनों के क्षेत्र में ही आता है। दोस्तों महाद्वीपों के विस्तृत क्षेत्र और महासागरों पर भी ये पवन चलते हैं, सभी जगह चलती हैं। प्रकृति में ये स्थायी होती हैं, इनकी दिशा वगैरह ज़्यादा कोई परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों स्थायी पवनों के प्रकारों के विषय में बात कर ले। स्थायी पवनें कौन कौन से प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो स्थायी पवनें जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं व्यापारिक पवनों की कौन कौन सी होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेंगे, ये एक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, फिर आपको किसी प्रकार की पवन याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये देखिएगा, ये पेटियां हमने पढ़ी थी, वायुदाब की पेटियां, आपको अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये है हमारी कौन सी पेटी? निम्न वायुदाब की पेटी। निम्न वायुदाब की पेटी क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है दोस्तों? ये हमारी जो पेटी है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो यहाँ पर लो है, लो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा रहता है। और ये जो पेटी है दोस्तों, ये कौन सी है? दोनों ही क्षेत्रों में है। ये हमारी पेटी है वो हाई प्रेशर की है, कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये कौन सी पेटी थी दोस्तों? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और यहाँ भी कौन सा है दोस्तों? यहाँ भी है हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की दोनों पेटियां हैं दोस्तों। अब देखिएगा, यहाँ उच्च वायुदाब है, हाई प्रेशर है, यहाँ है लो। तो पवनें किधर चलनी चाहिए दोस्तों? ये एचपी का ही है, तो यहाँ से इधर ही चलेंगी ना। अब इनकी दिशा मुड़ी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो इस तरह से आती है। फिर यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ ये जो क्षेत्र है 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री वाला कौन सा था दोस्तों? आपको याद होगा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी थी दोस्तों। ये कौन सी थी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी थी दोस्तों। तो ये निम्न वायुदाब की है, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब है। यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ लो प्रेशर है, एचपी है। यहाँ पर देखिए कौन सा है? ये निम्न वायुदाब है। कौन सा? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का। तो हाई से किधर जाएगी? लो की ओर जाएगी। यहाँ हाई है तो फिर किधर जाएगी दोस्तों? लो की ओर जाएगी। तो इस प्रकार से ये पवनें चलती हैं दोस्तों। यहाँ हमें जो विशेषता इसमें याद रखने वाली बात है, आपको वो रखना है कि कौन सी पवनें हैं। तो ये जो पवनें होंगी हमारी, ये वाली जो पवनें हैं, इन्हें हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें कौन सी हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है हमारी, ये कौन सी थी? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ, लो प्रेशर की तरफ जो चलती हैं, इन्हें अपने व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये सीधी न चल करके देखिएगा, इनकी दिशा मुड़ जाती है, ये सीधी नहीं चलती है। हम इन्हें व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राचीन काल में देखिएगा, पाल युक्त जब पानी के जहाज आते थे तो उनको व्यापार करने में सुविधा होती थी, इसलिए हम इन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये देखिएगा इस तरह से चल रही है उत्तरी गोलार्ध में और इस तरह से चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इनकी दिशा कौन सी होती है, यही आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, ये किधर से आ रही है? अगर उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो ये आ रही है हमारा, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पूर्व है दोस्तों। कहाँ से आ रही है? उत्तर पूर्व। तो
व्यापारिक पवनों की जो अपनी दिशा उत्तरी गोलार्ध में होगी वो कौन सी होगी, उत्तरी पूर्वी हो गई। लेकिन दक्षिण में बात करें तो ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सी होगी दोस्तों, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी दिशा से चलती है, इसलिए हम इनको दक्षिणी पूर्वी पवन कहते हैं। यही चीज आपको सबसे ज्यादा टिपिकल भी लगेगी, यही ज्यादा नुकसान भी देती है। तो ये एक डायग्राम अगर आप बनाना सीख लेंगे तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर देखिएगा पछुआ पवने, पछुआ पवने 30 से 60 डिग्री के बीच में चल रही हैं। पछुआ पवने कहाँ चल रही है दोस्तों, 30 से 60 डिग्री के, आप इसको डिग्री के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। 0 से 30 के बीच में आप इसको ले सकते हैं, या फिर 5 से 30 के बीच में कौन सी थी, व्यापारिक, दोनों गोलार्धों में। 30 से 60 के बीच में कौन सी चल रही है, पछुआ पवने, क्योंकि इनकी दिशा कौन सी है, देखो पश्चिम से है ना, ये कौन सा हो गया दोस्तों, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से आ तो रही है लेकिन मुख्य कौन सा हो गया, दक्षिण है, तो इसलिए इनको पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से आती हैं। और फिर उसके बाद में ध्रुवों से जो आ रही हैं उन्हें हम ध्रुवीय पवनों के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारी व्यापारिक पवनें हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारी समझ में आ जाएगी, याद भी रह जाएगी। इसको अच्छे से डायग्राम को अपनी कॉपी में बना के देखना है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ इतना काम करना है इन पवनों को समझने के लिए कि आप इस डायग्राम को बार बार बना करके देखें, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं व्यापारिक पवनें क्या हैं। तो दोस्तों पूर्वी पवनें या व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ये देखिएगा कौन सी पवनें थी, व्यापारिक पवनें, जो हमने कहा 5 से 30 के बीच में चलती हैं दोस्तों। यानी ये जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी थी, यहाँ से देखिएगा किधर से किधर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर। आप इसको 30 से 35, ये चेंज होती रहती है दोस्तों, इसको कोई फिक्स मान के मत चलिएगा। ये नीचे की तरफ आ रही हैं, तो कौन सी दिशा है आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद में दोस्तों इन्हें ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड विंड इसलिए क्योंकि जर्मन भाषा का शब्द है ट्रेड, जिसका अर्थ होता है पथ। ट्रेड पर चलने के कारण, यानी एक ही पथ पर ये निरंतर चलती है, इसलिए हम इसको व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। इन्हें सन्मार्गी पवनें भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी या सन्मार्गी पवनें उत्तर पूर्व दिशा से आती हैं और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये विशेषता देखिएगा पूर्व दिशा से चलती हैं, इसलिए इन्हें हम उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवनें भी कहते हैं। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, व्यापारिक पवनें एक तो कौन से देशांतर में चलती हैं, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनकी डायरेक्शन कौन सी होती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। ये पवनें पूर्वी दिशा से आरंभ होती हैं, इसलिए इन्हें पूर्वी पवनें भी कहते हैं। पूर्वी पवनों के कारण ही महाद्वीप के पूर्वी तटों पर वर्षा होती है, इन्हीं के कारण पूर्वी तटों पर वर्षा होती है दोस्तों। इन पवनों के कारण ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो महाद्वीपों के पूर्वी तट से टकराते हैं। लेकिन ये जब पवनें पश्चिमी भाग तक पहुंचती हैं तो ये पवनें शुष्क हो जाती है, इसलिए वहां पर वर्षा नहीं होती। इसलिए महाद्वीप जो आपको मिलेंगे वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में अगली जो हमारी पवन आती है वो है पश्चिमी पवन या पछुआ पवन। जो हमने देखा था कहाँ चल रही है दोस्तों, ये हमारी पछुआ पवन है, पश्चिम से चल रही है। यानी ये वाली उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जा रही है, दोनों गोलार्धों के अंदर। इन्हें हम पछुआ पवनें कहते हैं। और इनकी दिशा कौन सी हो गई ये आपको तय करना है। देखो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम, उत्तर पश्चिम से चल रही है। यानी मुख्य जो इनकी दिशा हो गई, इन्हें यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से चल रही है तो मुख्य दिशा पश्चिम होती है दोस्तों। तो इसलिए हम इनको पछुआ पवनें कहते हैं, पश्चिम के कारण ही पछुआ पवनें कहते हैं। पश्चिमी या पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से अधोध्रुवीय या उपध्रुवीय, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी हमारी ये रही दोस्तों, ये हमारी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, इससे इसकी ओर चल रही है दोस्तों। कोरियोलिस बल के कारण क्या होती है, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। ये हमने कहा ना ये जानी सीधी थी लेकिन किधर मुड़ गई, दाईं ओर। कोरियोलिस बल के कारण किधर मुड़ी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में है जो ये अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है दोस्तों। इसको आपको सिर्फ याद रखना था। यहाँ इनकी दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम होती है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़कर चलती हैं और इनकी जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम होती है। मुख्य दिशा पश्चिम होने के कारण ही हम इन्हें पश्चिमी पवनें कहते हैं दोस्तों।
दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का विस्तार ज्यादा है, हमने अभी बात भी की थी, महासागर का विस्तार ज्यादा है, इसका पवनों की गति जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है दोस्तों? इसलिए क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता है। यहाँ पर जो इसके नाम आते हैं मुख्यतः गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 इसलिए आते हैं क्योंकि 40 डिग्री पे है, ये 50 डिग्री रेखा पर है और ये 60 डिग्री पे है दोस्तों। इन पे आवाज जो होती है नाविकों के द्वारा ही दिए गए ये नाम है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। गरजता 40 और ये कहाँ चलती हैं? ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, इनकी स्पीड ज्यादा होने के कारण इनको कहा जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं ध्रुवीय पवनों की। ये शुष्क और ठंडी प्रचलित पवने हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप किधर से चलेंगी, ये हमारा ध्रुव रह गया, हाई प्रेशर है क्योंकि शीतलता बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ से जो अपना लो प्रेशर है इधर चलते हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाबीय क्षेत्र की ओर। यहाँ पर दोनों तरफ आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये इसकी डायरेक्शन है आने की, तो आप देख सकते हैं कौन सी होगी दोस्तों, कहां से आ रही है। ये ऊपर तो हो गया उत्तर, इधर हो गया पूर्व। तो आप यही इनकी दिशा और इसकी दिशा सेम है या नहीं दोस्तों? जो हमारी व्यापारिक पवने हैं और ध्रुवीय पवने हैं इनकी दिशा एक ही होती है। इनका जन्म ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से होता है। ध्रुवीय पवने व्यापारिक पवनों की दिशा में ही बहती है। तो एक चीज आपको याद करनी है, दूसरी तो अपने आप याद हो ही रही है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर ये बहती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं विषुवत-रेखीय पछुआ पवने। हालांकि ये कोई अलग प्रकार तो नहीं है, लेकिन हम इसे भी पढ़ लेते हैं। ये पवने ITC-Z वाले क्षेत्रों में चलती हैं। कौन से की बात कर रहे हैं दोस्तों? ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, इनमें जो पवने चलती हैं हम उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो पवने हैं पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी घूमती है। ये हमारा बीच का जो अपना 10 डिग्री डोलड्रम रह गया था, 5 ऊपर और 5 नीचे, यहाँ पर चलने वाले पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो ये पवने भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। यहाँ सांद्रता कम होती है, इसलिए इनकी गति भी कैसी होती है? बहुत ही मंद होती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये व्यापारिक पवने और ये जो स्थायी पवने थे वो अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में हम दोस्तों बात कर लेते हैं मानसूनी पवनों के विषय में। मानसूनी पवने कौन सी होती हैं दोस्तों? इनको हम सामयिक पवनों के नाम से जानते हैं। ये वे पवने होती हैं जो एक जैसी नहीं बहती हैं, क्योंकि मानसून का अर्थ मौसम से लेते हैं। ये वर्ष में एक बार अपना स्थान बदल देती हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अब देखिएगा दोस्तों, मानसूनी पवनें वे होती हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती हैं। गर्मी और सर्दी के अंदर इनकी दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तापीय संकल्पना, इसकी एक तापीय संकल्पना आती है। ये मानसून पवनें क्यों चलती हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कई जो हैं वो इसके फैक्ट आते हैं, जो कई धारणाएं आती हैं। एक तापीय संकल्पना आती है, एक हमारे पास में फ्लोन की संकल्पना आती है, और आधुनिक संकल्पना की बात करें तो जेट स्ट्रीम भी आता है दोस्तों। अगर हम स्पेशली मानसून को पढ़ रहे होते तो हमें इतनी चीजें देखने की आवश्यकता थी। यहाँ हमें सिर्फ इतना देखना है कि मानसूनी पवनें क्यों चलती हैं। उसके लिए ताप का जो फैक्टर है उसी को अपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो इस संकल्पना के अनुसार क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी के असमान संगठन अथवा स्थलीय और जलीय भाग उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। सीधी सी भाषा में आप इसको समझिएगा कि देखिएगा, ये हमारा पृथ्वी का भाग है, ये हमारा सागर का भाग है, ये सागर है और ये क्या है, स्थल है। अब ये पवनें तब चलती हैं जब देखिएगा, अगर हम गर्मी की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, तो स्थल क्या हो गया दोस्तों, ज्यादा गर्म हो गया। स्थल क्या हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, और इसकी अपेक्षा सागर जो है वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण यहाँ पर देखिएगा जो अपना वायुदाब है वो कैसा होगा, वायुदाब यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, न्यून होगा। इसलिए पवनें इधर से इधर चलना शुरू कर देती हैं। और यही स्थिति अगर हम सर्दियों की बात करें तो मामला उल्टा हो जाएगा। सर्दियों के अंदर स्थल तो क्या हो गया, ये स्थल तो क्या हो गया दोस्तों, ठंडा हो गया, इसलिए यहाँ पर वायुदाब ज्यादा हो गया। लेकिन जल इसकी अपेक्षा क्या होता है, गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया, तो पवनें ऐसे चलने लगती हैं। यानी तापीय संकल्पना ये कहती है कि मानसून उत्पत्ति यहाँ पर पृथ्वी का जो स्वभाव है वो बदलता रहता है, ठंडा और गर्म होता रहता है। विरोधी स्वभाव होने के कारण ही ये इनकी दिशाएं बदलती रहती हैं, जिन्हें हम मानसूनी पवनों के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार इसको दोबारा सुनेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं मानसूनी पवनों में ही।
तो गर्मियों के मौसम में चूंकि सूर्यताप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्थलीय भाग जो है वो सागरीय भाग की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाएगा और निम्न दाब का केंद्र विकसित हो जाएगा और पवनें सागरीय भाग से स्थलीय भाग की ओर बहने लगती है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। क्या समझे हम दोस्तों? गर्मियों की बात करें तो ये स्थल है, स्थल क्या हो गया? गर्म हो गया, गर्म हो गया इसलिए लो प्रेशर हो गया। ये सागर है, ये अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, ये इधर जाता है। तो अपने साथ देखिएगा संवहनीय धाराएं भी ले जाता है, यानी जलवाष्प भी लेके जाता है, जिसके कारण बारिश होती है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ हम हमारे भारतीय मानसून को देख सकते हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी हमारा मानसून है, ये हमारा हिंद महासागर है, ये गर्मी का समय है दोस्तों। जब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है लो प्रेशर विकसित होता है अपना, विशेषतः थार के मरुस्थल के अंदर जो हमारी ITCZ है कर्क रेखा पर पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है दोस्तों। ये ITCZ जो अपना है वो कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, सूर्य यानी कर्क रेखा पर चमकता है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए लो प्रेशर विकसित होता है, क्योंकि तापमान अगर ज़्यादा है तो लो प्रेशर होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर है दोस्तों, इसलिए पवनें इस दिशा से इधर चलनी शुरू हो जाती हैं। यही हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है और यही हमारी जो स्थिति है वो सर्दियों में उलट हो जाती है। सर्दियों में क्या हुआ दोस्तों, ये जो भाग है स्थल का वो ठंडा हो गया, क्योंकि सूर्य तो मकर रेखा की तरफ चला गया है दोस्तों। इस यहाँ पर सूर्य की किरणें तीखी हैं दोस्तों, टेढ़ी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा, सूर्य की किरणें टेढ़ी होने के कारण यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर विकसित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है। इसकी अपेक्षाकृत यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए लो प्रेशर हो गया, इसलिए ये पवनें इस दिशा से नीचे आनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम मानसूनी पवनों के नाम से जानते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। सर्दियों में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण स्थलीय भाग उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं तथा सागरीय भाग निम्न दाब के केंद्र। परिणाम स्वरूप स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसे हम शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारा शीतकालीन मानसून हो गया, ये हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून है दोस्तों। इसे ही हम उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इसकी दिशा कौन सी होगी दोस्तों, उत्तर पूर्व है, इसलिए हम इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं जल समीर और स्थल समीर के विषय में। जल समीर क्या किसे कहते हैं और स्थल समीर किसे कहते हैं, तो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखिएगा, जल की अपेक्षा स्थलीय भाग जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा हो जाता है। ये एक दिवसीय बात होती है, 24 घंटे की बात है दोस्तों। जल की अपेक्षा स्थलीय भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है। इसी कारण जल और स्थल के बीच विपरीत दाब परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में पवनें चलती हैं। तो दोस्तों जल समीर हम किसे कहेंगे, यहाँ हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं। जल समीर हम किसे कहेंगे दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ये दिन है। दिन के अंदर क्या होगा दोस्तों, दिन के अंदर सूर्य तप रहा है, सूर्य तप रहा है। ये हमारी देखिए भूमि है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया तो लो प्रेशर होगा या नहीं होगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर लो होता है। इसकी अपेक्षा जो सागर है वो कैसा है दोस्तों, वो कोल्ड है, वो ठंडा है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर विकसित होगा, इसलिए पवनें इधर से इधर आती हैं। और दोस्तों किधर से आ रही है, सागर की ओर से आ रही है, इसलिए इन्हें हम सागरीय समीर भी कहते हैं, इन्हें हम जल समीर के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। दिन के समय सौर ताप ग्रहण करके स्थलीय भाग जो हमारा है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायु दाब बन जाता है, लो प्रेशर हो गया। इसकी तुलना में जलीय जो क्षेत्र है वो हमारा उच्च ताप पाया जाता है, और इसलिए जो जल समीर है वो इधर से इधर हमारी चलती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यही इसका विपरीत आता है स्थल समीर। देखिएगा दोस्तों, स्थल समीर में क्या होता है, इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया दोस्तों। जो हमारी जल समीर था ये रात की स्थिति है दोस्तों, रात में चंद्रमा निकला हुआ है। अब रात है तो ये स्थल कैसा हो गया दोस्तों, स्थल कैसा हो गया, ठंडा है। तो टेम्परेचर कैसा है दोस्तों, कम है। तो प्रेशर कैसा होगा, एयर प्रेशर हाई हो गया, तो उच्च वायुदाब यहाँ पर विकसित हो जाता है। लेकिन इसकी अपेक्षा सागर कैसा है दोस्तों, सागर गर्म है, यानी टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। यहाँ पर LP विकसित होता है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो पवनें इस तरफ से इस तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये किधर से आ रही है, स्थल से। ये हमने पहले भी देखा था, जिस साइड से आ रही है वही हम नाम देते हैं। ये स्थल से आ रही है, इसलिए हम इसे स्थल समीर के नाम से जानते हैं। क्या कहा हमने, रात के समय क्या है दोस्तों,
जो धरातल है वो ठंडा हो गया तो उच्च वायु दाब हो गया। सागर इसकी बजाय थोड़ा सा क्या है दोस्तों, गर्म है, तो यहाँ पर वायु दाब कम हो गया, इसलिए उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। रात को चलेगी स्थल समीर और दिन में चलेगी सागर समीर या फिर जल समीर। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों ऐसे ही एक और पवन के विषय में हम बात कर लेते हैं, जिसे पर्वत समीर और घाटी समीर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखें घाटी समीर। घाटी समीर दोस्तों क्यों? क्योंकि ये घाटी की तरफ से आ रही है। अब आपको पता होगा घाटी किस तरफ से आ रही है, तो मतलब घाटी में कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, यानी टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा, और पर्वत की तरफ आ रही है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, दिन के समय पर्वतीय क्षेत्र घाटी क्षेत्र की तुलना में अधिक गर्म होता है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न दाब उपस्थित होता है और घाटी क्षेत्र में उप दाब उपस्थित होता है, और इसी के कारण दिन के समय जो है वो घाटी समीर चलती है। यहाँ हम समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा घाटी में तो क्या हुआ, तापमान कम था, ऊपर क्या था, तापमान ज्यादा था दोस्तों। तो इसलिए जो अपनी यहाँ की गर्म वायु है वो ऊपर उठनी स्टार्ट हो गई, यहाँ की जो ठंडी वायु है वो इधर चलना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारी घाटी है, घाटी से पर्वतों की ओर हवा चलनी शुरू हो जाती है, घाटी से आती है, इसलिए हम इसे घाटी समीर के नाम से जानते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर यहाँ थोड़ी दिक्कत हो तो देखिएगा ये हमारी घाटी रहेगी। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, ये तो हो गया गर्म, लेकिन यहाँ तक पूरा नहीं पहुँच रहा, तो ये है ठंडा। ठंडा यानी यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो इस तरफ से हवाएं इस तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं। ये घाटी से आ रही हैं, इसलिए हम इसे घाटी समीर के नाम से जानते हैं। वहीं इसका उल्टा होता है दोस्तों पर्वत समीर के अंदर। पर्वत समीर के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब समय कौन सा हो गया, रात का हो गया। रात के अंदर ये एरिया तो क्या हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन ये एरिया कैसा रह जाता है, गर्म, और ये रह गया ठंडा। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कौन सा हो गया, हाई, यहाँ पर हो गया लो, तो ऊपर से नीचे आनी शुरू हो जाती है। पर्वत से आ रही है, इसलिए हम इसे पर्वत समीर के नाम से जानते हैं। रात्रि में पर्वतीय क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं और वहां उच्च दाब का निर्माण होता है। इसकी तुलना में घाटी क्षेत्र में निम्न वायु दाब पाया जाता है, इसलिए रात को जो है वो पर्वत समीर चलती है। यहाँ हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो शीतल वायु यहाँ हो गई, क्योंकि ये एरिया क्या हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन ये एरिया अपेक्षाकृत क्या है, देखिए गर्म है, गर्म हवा ऊपर उठती है, तो यहाँ वैक्यूम हो गया दोस्तों। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए हवा जो है वो पहाड़ों से यहाँ इस वैक्यूम को भरने के लिए चल पड़ती है, और इसीलिए हवाएं जो है पर्वत से नीचे आ रही हैं, इसलिए हम इन्हें पर्वतीय समीर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले प्रकार की स्थानीय पवनें, जो किसी स्थान विशेष में चलती हैं। जो हवाएं किसी स्थान विशेष के तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण चलती हैं, उन्हें हम स्थानीय पवनों के नाम से जानते हैं। यानी स्थान का जो अंतर है, इसका वो विशेष स्थान पे ही है। जैसे कि लू है, ये जो पवनें हैं वहां चलने वाले जो प्रचलित पवनें हैं उनके विपरीत स्वभाव वाली भी हो सकती हैं। हमने कहा प्रचलित क्षेत्रों में भी ये पवनें पाई जाती हैं। ये पवनें स्थानीय विशेषताओं के अनुरूप गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं, बर्फ से भरी भी हो सकती है, धूल से भरी भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है। किन्हीं प्रभावित क्षेत्रों में ये लाभकारी भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं। जैसे चिनूक है, फोन है, बोरा है, सिरोको है, हरमट्टन है, खमसिन है, मिस्ट्राल है, ब्लिजार्ड है, ब्रिक है, फिल्डर है, विली विली है। ये जो सारी पवनें हैं ये स्थानीय, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्थान पे चलती हैं। जैसे हम कहें लू, तो लू जो है हमारे जो हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, वहीं चलती है, तो वो वहीं चलती है, उसका स्थानीय नाम है दोस्तों। तो ये स्थानीय जो पवनें हैं वो जो हमारी प्रचलित पवनों के विपरीत भी हो सकती है दोस्तों। तो यही स्थानीय पवनी होगी जो स्थानीय के हिसाब से चलती हैं और स्थान विशेष के नाम से जानी जाती हैं। कुछ गर्म स्थानीय पवनों के नाम को देख लेते हैं। यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, सबसे ज्यादा वही पूछा जाएगा, कौन सी पवन कहाँ चल रही है, ठंडी है या गर्म है। तो यहाँ सबसे पहले हम गर्म स्थानीय पवन की बात करें। ये सारी गर्म है, जैसे चिनूक है, फोहन है, सांता आना है, हरमट्टन है, सिरोको है, लू है, ब्लैक रोलर है, नार्वेस्टर है, यामो है, ट्रेमोंटेन है। ये सारी की सारी दोस्तों कौन सी है, ये गर्म पवनें हैं, गर्म स्थानीय पवनें हैं। चिनूक कहाँ चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। ये ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गर्म है, ठंडी है, या कहाँ पर चलती है। फोहन जो है वो यूरोप की है, सांता आना कैलिफोर्निया की है। कैसी है, गर्म है, ये याद रखिएगा। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान की है, सिरिको सहारा रेगिस्तान की है। लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है।
ब्रेक लोरल जो है वो अपनी कहाँ चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में चलती है। इस प्रकार के पवन जो है भारत और बांग्लादेश में भी चलती है, जिसे अपने काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। यामो जापान में है, ट्रामोंटान जो है वो मध्य यूरोप में चलती है। कुछ और देखिए गर्म पवनें ही हैं यहाँ पर, जो अपने थोड़ा विस्तार से भी देख लेते हैं गर्म पवनों में, जैसे कि लू है, फोहन है और चिनूक है। ये मुख्य प्रकार के जो है गर्म स्थानीय पवनें हैं। लू की अगर अपनी बात करें, ये अति गर्म पवन है और शुष्क पवन होती है दोस्तों। मई और जून के महीनों में भारत के उत्तरी मैदानों और पाकिस्तान में ये चलती है। इन पवनों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम से आती है दोस्तों, और ये सामान्यतः दोपहर के बाद ही चलती है। इनका तापमान 45 डिग्री है दोस्तों, ये 450 नहीं है, इसको 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहती है। तो लू के बारे में हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं। फोहन की बात करें दोस्तों, तो फोहन जो है आल्पस पर्वतमाला के पवनाभिमुख ढाल, उत्तरी ढालों पर से नीचे की ओर उतरने वाले तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवन को फोहन कहते हैं। देखिएगा हम किसकी बात करें, आल्पस जो हमारी पर्वतमाला है, जो हमारा इसका उत्तरी ढाल है, उसकी ओर नीचे उतरने वाले जो पवन है उसे गर्म स्थानीय पवन है, उसे ही अपने फोहन के नाम से जानते हैं। स्थानीय वायुदाब प्रवणता, अब आपको याद आ रहा होगा वायुदाब प्रवणता क्या थी, वायुदाब का डिफरेंस के कारण ही वायु आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढालों पर चढ़ती है। चढ़ते समय इन ढालों पर कुछ वर्षा भी करती है, परंतु पर्वतमाला को पार करने के बाद उत्तरी ढालों पर ये गर्म पवनों के रूप में ही नीचे उतरती है। इनका तापमान जो है वो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और ये पवनों पर पड़ी हिम को पिघला देती है। ये पर्वतों पर हिम को पिघला देती है, हिमबख्शी होती है दोस्तों। इनसे जो है चारागाह पशुओं के चरने के योग्य बन जाते हैं। अंगूरों को शीघ्र पकने में भी इससे सहायता मिलती है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हवा चलती है तो देखो एग्रीकल्चर को और वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगली हम बात करें चिनूक। चिनूक कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन है। ये याद रखिएगा, गर्म ठंडे का चिनूक कहते हैं। स्थानीय भाषा में चिनूक का अर्थ होता है हिमभक्षक, क्योंकि ये हिम को क्या करती है, समय से पूर्व ही पिघलाने में समर्थ होती है, इसलिए ये घास स्थलों को हिम रहित बना देती है। चारागाहों पर प्राप्त घास इसी के कारण उगती है। तो चिनूक कहाँ आती है दोस्तों, चिनूक जो पवन है संयुक्त राज्य और कनाडा में संबंधित है। रॉकी पर्वतमाला का जो पूर्वी ढाल है वहां से नीचे उतरती हुई एक गर्म पवन है और चिनूक का अर्थ होता है हिमभक्षक। तो ये हिम को समय से पहले ही पिघला देती है, घासों को जो है हिम रहित कर देती है। चारागाहों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद में ठंडी पवनों की बात करें तो ठंडी पवनों में जो हमारी सबसे मुख्य पवन है वो है मिस्ट्रल। इसको याद रखिएगा, मिस्ट्रल जो पवन है ये भी आल्पस पर ही उत्पन्न होती हैं। ये फ्रांस में रोन नदी की घाटी में से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। मिस्ट्रल बहुत ही ठंडी, शुष्क और तेज गति वाली है, इस बात को विशेषतः याद रखिएगा। स्थानीय पवन है जो अपने प्रभाव क्षेत्रों का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिरा देती है। जहाँ से ये जाती है वहाँ जो पारा है वो हिमांक बिंदु 0 डिग्री से भी नीचे ले आते हैं। इन पवनों से बचने के लिए लोग अपने बागानों के चारों ओर झाड़ियां भी लगाते हैं। लोगों के घरों के मुख्य द्वार और खिड़कियां भी भूमध्य सागर की ओर होती है, जिनसे इन ठंडी पवनों का प्रभाव कुछ कम हो सके दोस्तों। यानी घरों के मुख ही इनको चेंज करने पड़ते हैं। ये एक ठंडी पवन है, रोन नदी की घाटी में से होकर के भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, तो इसलिए ये अपने घरों के जो मुख है वो भूमध्य सागर की ओर चलते हैं। हवा की तरफ पीठ हो गई तो ताकि इनको प्रभावशाली न हो, इतना ज़्यादा प्रभाव न हो। ठंडी होती है, शुष्क होती है और तेज गति वाली होती है, और इसी के कारण तापमान यहाँ का बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और स्थानीय पवनें हैं जिनको हम देखें। गर्म स्थानीय पवनें ये अपने पढ़ चुकी हैं सारी की सारी, और इसके अलावा देखिएगा ये भी अपनी जोंडा है अर्जेंटीना में, हबूब है दक्षिणी सहारा में, लेस्ट है मडेरा और कैनरी द्वीप में, खमसिन उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में, और देखिए ब्रिकफील्डर शामल फारस की खाड़ी में, गिबली जो है वो लीबिया में है दोस्तों। ये सारी की सारी कैसी पवनें हैं, गर्म पवनें हैं, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे और कोई उपाय हमारे पास में नहीं है दोस्तों। कुछ ठंडी स्थानीय पवनों को देख लीजिएगा। पुर्गा है, ये रूसी टुंड्रा में चलती हैं। 22 फ्रांस की अति ठंडी हवा है। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन और मोरक्को की है। पंपेरो जो है वो दक्षिणी अमेरिका का पंपाज क्षेत्र, वहां पर चलती है। बुरान साइबेरिया की अत्यंत ठंडी हवा है। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस की है, ये अपने भी पढ़ भी चुके हैं। ब्लिजार्ड जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ चलती है, ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ ये चलती है दोस्तों। फ्राइगेम अमेजन घाटी में है।
माइस्ट्रो जो है वो चलती है एड्रियाटिक सागर के उत्तर में, खाजरी जो है वो अजरबैजान की है, कोसावा सर्बिया की है दोस्तों। तो ये कुछ एक हमारी ठंडी स्थानीय पवनें थी जिनको हमें जानना अनिवार्य था। इनके खाली दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं, इतने से काम चल जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पवनों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आती है सिरको। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये एक गर्म, शुष्क और रेत से भरी हवा होती है दोस्तों। शुष्क है तो संभव सी बात है, रेत है तो रेतीले क्षेत्रों में ही चलती है। ये सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, चलकर इटली, स्पेन आदि को ये प्रभावित करती है दोस्तों। सिरोको के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब यह भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है। दक्षिणी इटली में ये जो लाल मिट्टी है ये वर्षा के साथ नीचे उतरती है, इसलिए इस वर्षा को हम रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रक्त वर्षा कहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा सिरोको जो है अपने साथ लाल रेत की मात्रा को लेकर के आ रही है। भूमध्य सागर से गुजरेगी तो ये जो है अपने साथ में नमी भी ले लेती है, जिसके कारण वर्षा होती है। ब्लड रेन के नाम से हम इसे जानते हैं। एटलस पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने पर इसकी शुष्कता जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाती है। इन हवाओं को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इटली में सिरोको, सहारा में सिमूम, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली और स्पेन में देखिए लेवेस आदि नामों से इसको जाना जाता है। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को सिमूम भी कहते हैं दोस्तों। इन हवाओं का वनस्पति, कृषि और फलों के बागों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। दोस्तों समझने को हम इसका पूरा डायग्राम बना के आराम से समझ सकते थे, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी हमें आवश्यकता है। जितना काम की चीज़ें थी उतनी मैंने आपको बता दी है, आप इतना ही आपको याद करना है दोस्तों। हमें इसमें PhD नहीं करनी है, हम स्पेशल PhD कर लेंगे दोस्तों बाद में। जब आप RS की तैयारी करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें आराम से समझा भी दूंगा, लेकिन यहाँ आपको इतना काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी ही नहीं ज़्यादा है। सिरोको के बारे में इतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ और पवने भी हैं हमारे पास में, जैसे हरमट्टन है। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में चलती है, उत्तर पूर्व और पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलनी। ये दिशा वगैरह याद रहे तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन हरमट्टन कैसी है, शुष्क हवा है, ये आपको याद रखना है। इसकी गति तीव्र होती है। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण और आर्द्र होता है, जिससे मौसम इसके कारण अस्वास्थ्यकर हो जाता है। हरमट्टन के आने पर यहाँ का मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी के कारण गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर हवा कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर हवा की संज्ञा जो है वो किसे दी जाती है, तो हरमट्टन जो है इसे हम डॉक्टर हवा की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से गर्म और शुष्क हवाएं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में भी चलती हैं, जिन्हें हम ब्रिकफील्डर के नाम से जानते हैं। तो ब्रिकफील्डर कहाँ चलती हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया प्रांत है वहाँ पर चलती हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं बोरा। ये शुष्क और ठंडी प्रचंड हवा है। बोरा जो कैसी है, शुष्क है लेकिन ठंडी है। ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। विशेषकर उत्तरी इटली का भाग इन हवाओं द्वारा अधिक प्रभावित होता है। तेज गति इतनी होती है कि इमारतों के छतें तक उखाड़ देती है दोस्तों। पेड़ पौधे धराशायी हो जाते हैं, कभी कभी तो ये कई दिनों तक चलती हैं। नमी युक्त होने से इनसे कभी कभी वर्षा भी हो जाती है। तो हमें याद क्या रखना है, कहाँ चलती है ये। ब्लिजार्ड को देखिएगा, इसे हम झंझावत भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से USA, कनाडा और साइबेरिया में चला करती है। इनकी गति 80 से 96 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है दोस्तों। हिमकणों से युक्त होने के कारण इनमें से दृश्यता समाप्त हो जाती है। हम देखिए यहाँ पर चलना विजिबल नहीं हो पाता है। इनके आगमन से तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है और सतह जो है वो बर्फ से ढक जाती है दोस्तों। कब, जब ये आती हैं, जिन्हें हम झंझावत कहते हैं, USA, कनाडा और साइबेरिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी पूर्वी धरातल अवरोध के कारण के अभाव में ये हवाएं समस्त मध्यवर्ती मैदान को प्रभावित करती हैं, दक्षिणी प्रांतों तक पहुंच जाती हैं, जहां इन्हें हम नॉर्दर्न और साइबेरिया में बुरान के नाम से जानते हैं। ये इसी के नाम है दोस्तों। ये बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये फैक्ट ही हैं डायरेक्ट दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो यहाँ आप इनको सारों को जो है मैप में भी देख सकते हैं अच्छे से, कहाँ कहाँ ये चलती हैं। मिस्ट्रल है, हल्म है, बोरा है, फोन है, सिरोको है, हरमट्टन है, इन सभी के विषय में हमने बात की है। ब्रिकफील्डर के विषय में भी बात की है दोस्तों। पवनों के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सारी के सारी मैंने आपको बता दी है। यहाँ हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होता है दोस्तों। सामान्य सी भाषा में, बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहें, चक्र माने देखिए गोलाकार, वात माने
वायु, जब वायु चक्राकार घूमती है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों, हम उसे चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो चक्रवात का उल्टा क्या होता है, प्रति चक्रवात। दोस्तों देखिएगा किसी भी शब्द के आगे जब प्रति लग जाए, या तो हम उसको प्रत्येक के रूप में देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, तो यानी प्रत्येक दिन हो गया। लेकिन उत्तर और देखिए प्रत्युत्तर जब बनता है तो उत्तर के बदले दिया जाने वाला उत्तर। तो इसी प्रकार से प्रति का जो शब्द होता है, प्रति शब्द का जो अर्थ होता है वो उल्टा भी होता है। तो यहाँ देखिएगा प्रति जब हमने लगाया तो यानी चक्रवात को समझ लिया, तो चक्रवात का उल्टा क्या होता है, प्रति चक्रवात होता है। ये बात हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान अपने देख लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने उसको डिस्कस किया था कि देखिएगा दोस्तों, जो वायु चलती है, हवा जो चलती है, पवन जो चलती है, वो हमेशा उच्च दाब से किधर चलती है दोस्तों, निम्न दाब की ओर चलती है। ये बात आज भी हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। उच्च दाब का मतलब दोस्तों क्या हुआ, तापमान कैसा होगा, तापमान कम होगा या ज्यादा होगा। उच्च वायु दाब का मतलब क्या है दोस्तों, कम तापमान है। कम तापमान का मतलब क्या हुआ, हवा जो है वो कैसी है दोस्तों, वो ठंडी है। हवा कैसी है दोस्तों, ठंडी हवा होगी, तो उसका तापमान कम होगा और उच्च वायु दाब होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात हम देखें, जो निम्न वायु दाब है वहां पर तापमान कैसा होगा दोस्तों, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तो हवा कैसी होगी दोस्तों, गर्म होगी। तो गर्म हवा होती है जिसका तापमान ज्यादा होता है, उसमें निम्न वायुदाब होता है, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। यानी हवा जो चलती है वो ठंडे से गर्म की ओर चलती है, कम तापमान से ज्यादा तापमान की ओर चलती है, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यहाँ हम इस बात को देख लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें ये देखना है कि जब देखिएगा दोस्तों गर्म और ठंडी हवा दोनों आपस में टकरा जाती हैं, तो दोनों में जो विरोधाभास होता है, तो उसके दौरान जब तक देखिएगा यहाँ तो हवा है जो कैसी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, और ये बहुत ज्यादा गर्म है दोस्तों। तो हमने ये जानते हैं कि गर्म हवा देखिएगा ऊपर उठती है और वो फैलना शुरू हो जाती है, तो ठंडी दौड़ करके यहाँ पहुंचती है। और जब ये दोनों ठंडी गर्म हवाएं किसी स्थान पर मिल जाती हैं, मिलती हैं, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि एक चक्राकार जो है अपना सर्किल बनने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो आपको इस बात को अच्छे से ये समझ लेना है कि आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है, और ये हल्की होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहा हमने, जब भी ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो वहां पर चक्रवात उत्पन्न होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, और वहीं पर चक्रवात उत्पन्न भी होते हैं दोस्तों। अब ये किस प्रकार से होते हैं, उन सभी बातों को हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज को देख लेते हैं दोस्तों, वाताग्र अपने किसे कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, वाताग्र का हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिएगा ये एक बॉर्डर लाइन है, तो यहां से देखिए हवा आ रही है, इस प्रकार से मान लीजिएगा हवा आ रही है, और कौन सी हवा है, गर्म है, और गर्म है तो फिर वो कैसी होगी, हल्की होगी। गर्म होगी तो वो क्या होगी दोस्तों, हल्की हवा होगी। और इधर से कौन सी आ रही है दोस्तों, इधर से आ रही है हमारे पास में ठंडी हवा। तो ठंडी हवा कैसी होगी दोस्तों, ठंडी हवा होगी भारी, ये भारी होती है, ये नीचे बैठने लगती है। और ये कौन सी होती है दोस्तों, गर्म हवा है, हल्की होती है, ऊपर उठती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सीमा रेखा बॉर्डर लाइन अपने इसको कह सकते हैं, इसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। ये एक प्रकार का ढाल सा होता है। तो दोस्तों जहां ये मिलती हैं तो फिर ये ठंडी हवा क्या करेगी, यहाँ से टकरा करके घूमनी शुरू हो गई। तो ये जो यहाँ पर सर्किल बनेगा, यहाँ पर जो भी अपना उठापटक होगी, उसके कारण जो भी आकृति बनेगी, उसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो हमारे लिए एक शब्द जानना आवश्यक था, उसका नाम था वाताग्र। अब देख लीजिएगा दोस्तों, चक्रवात क्या होता है। चक्रवात के लिए जो पहली शर्त है, पहली शर्त ये है कि उसके केंद्र में न्यून दाब होगा। चक्रवात के केंद्र में क्या होगा, न्यून दाब होगा। और बाहर की जो सतह है, बाहर की जो सतह है, बाहर की सतह पे क्या होगा, अधिक दाब होगा। केंद्र में क्या होगा, न्यून वायु दाब होगा, और बाहर क्या होगा, अधिक होगा। जैसे मान लीजिएगा ये केंद्र बन गया, ये निम्न वायु दाब का केंद्र बन गया दोस्तों, और बाहर जो है दोस्तों वो कौन सा है, उच्च वायु दाब का केंद्र है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है इस वैक्यूम को भरने के लिए, निम्न वायु दाब को भरने के लिए। तो जब ये हवाएं इस प्रकार से चलती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, चक्रवात के नाम से जानते हैं। यही हमारी चक्रवात की आकृति होती है, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं।
तो दोस्तों क्या कहा हमने, हवाएं जब बाहर से अंदर की ओर आती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो आपको एक बात और याद रखनी है, ये प्रश्न जो आपका बनता है, जैसे ये हमारा क्या रह गया, ग्लोब रह गया, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो जो यहाँ चलेगा वो कैसा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ जो चक्रवात चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इधर जो होगा दोस्तों अपना दक्षिणी गोलार्ध में जो चलेगा वो क्लॉकवाइज होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्लॉकवाइज होगा और ये कौन सा होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। घड़ी इसी तरह से चलती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये उल्टा चलता है। ये बात आपको याद रखनी है। और प्रति चक्रवात में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसको उलट देना, बस यही तो हमें ध्यान रखना है। प्रति चक्रवात में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जो हमें याद रखनी है उन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि केंद्र में क्या होता है, न्यून वायुदाब होता है, बाहर की सतह पर अधिक वायुदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलता है। दोस्तों बनता क्यों है, बनता इसलिए है क्योंकि ठंडी हवा और गर्म हवा जब मिलती है, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का जो भी मैटर है उसके कारण देखिए जो भी उत्पन्न होता है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। दोस्तों अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं, सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये जो अपने कंडीशन देख रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध की है, ये देखिएगा उत्तरी गोलार्ध की है। उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात की है और ये प्रति चक्रवात की है। दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने देखो क्या कहा था दोस्तों, ये प्रति चक्रवात है और ये क्या है दोस्तों, ये चक्रवात है। अब यहां देखिएगा हमने क्या कहा था, केंद्र में क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। केंद्र में क्या होगा, निम्न वायुदाब है। देखो 1004 है, फिर 1008 है, फिर 1012 है, यानी जैसे जैसे बाहर जाते हैं तो जो वायुदाब है, एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है। अब देखिएगा क्या हुआ, ये हमारी जो है हवा प्रवेश करती है और ये जो हवा है इसके बल के कारण इस प्रकार से ये घूमनी शुरू हो जाती है और इस न्यून वायुदाब के केंद्र को भरने का प्रयास करती है, और इस प्रकार से ये जो सर्किल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। ये हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो देखो हमने क्या कहा था, ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलता है या नहीं दोस्तों, ये घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों फिर से समझ लीजिएगा, केंद्र में क्या है, न्यून वायुदाब है, बाहर क्या है, उच्च वायुदाब है। तो हमने ये कहा बाहर से निम्न की ओर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न की ओर, इस केंद्र को भरने के लिए इस प्रकार से ये हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम चक्रवात कहते हैं दोस्तों। और ये उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये जो दूसरी कंडीशन है ये हमारी कौन सी है, ये प्रति चक्रवात की है। यहाँ देखो केंद्र में कौन सा है दोस्तों, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है 1024, 1020, 1016। बाहर की तरफ क्या होगा, घट रहा होगा। तो ये हम जानते हैं हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये फिर इस प्रकार से अंदर से बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा वो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन प्रति चक्रवात जो होगा वो कैसा होगा, घड़ी की सुई की दिशा में होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज अपना चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चक्रवात कौन सा होगा, केंद्र में न्यून दाब है, बाहर उच्च वायुदाब है दोस्तों। तो बाहर से अंदर की ओर आता है चक्रवात, और प्रति चक्रवात अंदर से बाहर की ओर जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दशा होगी, चक्रवात जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो प्रति चक्रवात होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये जो चक्रवात होगा ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों आगे हम इसको और समझ लेते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात से अभिप्राय होता है निम्न वायुदाब का केंद्र, जिसके चारों ओर बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। हमने कहा केंद्र में क्या है, वायुदाब कम है, जैसे जैसे बाहर जाएंगे वायुदाब बढ़ता चला जाता है, जिससे सभी दिशाओं में हवाएं अंदर की ओर
प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए हमने क्या कहा, केंद्र में क्या होगा, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, जो वायु दाब है वो कम होता जा रहा है, तो हवाएं अंदर की तरफ तेज गति से चलना शुरू कर देती है। ये डिफरेंस काफी होता है तभी चलती है दोस्तों। तो यहाँ अंदर की ओर चलना शुरू हो जाती है, जिसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती है। ये कथन अपने पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। अब यहाँ पर देखिएगा चक्रवातों का जो आकार है वो कैसा हो सकता है दोस्तों, वो अंडाकार हो सकता है, वो गोलाकार हो सकता है, या फिर वो वी के समान हो सकता है। तो चक्रवातों का आकार कैसा हो सकता है दोस्तों, चक्रवात इस कंडीशन में भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है और वी के आकार में भी हो सकता है। ये सभी चक्रवात के आकार होते हैं। प्रकार हो तो अपनी आगे देखेंगे, तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए कि चक्रवात से अभिप्राय निम्न वायुदाब का केंद्र है, जिसके चारों ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, यानी बाहर से तेज गति से हवाएं जो है अंदर की ओर आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो बीच में होता है चक्रवात की आंख की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं चक्रवात की विशेषताएं, किसे अपने चक्रवात कह सकते हैं। चक्रवात क्या होंगे दोस्तों, निम्न वायुदाब के केंद्र होंगे और वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। ये बात याद रखिएगा, हवाएं तो क्या है, हवा तो बाहर से अंदर की ओर आ रही है, लेकिन वायुदाब केंद्र में कम है और बाहर ज्यादा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है। ये उल्टा होता है। इसको क्वेश्चन आए तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वरना गलत हो जाएगा आपका। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती है। परिधि मतलब ये जो बाहर का एरिया है उसे परिधि, ये वृत्त का केंद्र होता है, तो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। चक्रवातों का आकार अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, वी अक्षर के समान हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है दोस्तों। इनमें से चक्रवात से मौसम प्रभावित होता है। चक्रवात मौसम को प्रभावित करने की ताकत रखता है, जैसे वायुदाब का कम हो जाना, चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रवाह मंडल बना हुआ दिखाई देता है, तीव्र वर्षा होना, ये काफी चीजों के लिए जाना जाता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है ना, चक्रवातीय वर्षा भी हमारे यहाँ पर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षाएं होती हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, ये भी हमारी समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं जो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलती हैं। कैसे चलती हैं दोस्तों, ऐसे चलती हैं, ये उल्टी हैं। लेकिन जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करें चक्रवातों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों। दो प्रकार के चक्रवात हमारे होते हैं। अब ये कैसे हुए, तो ये तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। इनको याद कहाँ करना है, हमने कहा था 0 डिग्री, फिर हमने कहा था 23.5 डिग्री, फिर हमने कहा था 66.5 डिग्री, और इधर नीचे हमने कहा था 23.5 डिग्री, और यहाँ कहा था हमने 66.5 डिग्री। तो देखिएगा ये कौन सा कटिबंध था, उष्ण कटिबंध था। ये कौन सा था दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध था। ये शीतोष्ण में था, तो शीतोष्ण में आएगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण में आएगा तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये तो बड़ी ही आसान सी बात है, यहाँ हमें कुछ याद थोड़े ना करना है कितने प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो शीतोष्ण से संबंधित रखते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उष्ण में आते हैं दोस्तों। आगे हम इसको समझ लेते हैं। पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझेंगे, फिर उष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा होगा। इन चक्रवातों का क्षेत्र जो है वो 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। हमने कहा दोस्तों, 35 से 65 डिग्री के मध्य ये हमें देखने को मिलता है, जहां पर ये पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। कहाँ चलते हैं दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इनके द्वारा होता क्या है, वायुमंडल में मेघों की उत्पत्ति होती है। अनुकूल परिस्थितियां मिले तो हिमवृष्टि भी हो जाती है और जल वृष्टि भी हो जाती है। तो दोस्तों हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है, 35 से 65 के मध्य ये चलता है दोस्तों। 35 से 65 के मध्य दोनों गोलार्धों में ये
जो है चक्रवात आता है, इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कौन सी होती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये चलते हैं। इनके द्वारा वायुमंडल में मेघों की उत्पत्ति होती है। अनुकूल परिस्थितियां इनको मिले तो ये जलवृष्टि या हिमवृष्टि भी कर दिया करते हैं दोस्तों। इसमें देखिएगा दोस्तों, वायुदाब और तापमान में परिवर्तन होता है। इन चक्रवातों की गति अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं है, फिक्स गति अपने नहीं कह सकते हैं दोस्तों। और ये हमें याद रखना है कि ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीत काल में इनकी जो गति है वो ज्यादा होगी दोस्तों, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो तापमान में जो डिफरेंस है वो भी काफी बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए शीत काल में इनकी गति जो है हमें तीव्र देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको विशेषताओं से प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछ ले। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों में चलते हैं, कौन से में मेघों की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर देखिएगा इसकी स्पीड जो है वो कब ज्यादा होती है। तो शीतकाल में इनकी गति तीव्र होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इनकी उत्पत्ति मुख्यतः ध्रुवीय वातावरणों पर निर्भर होती है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हमने ये भी देखा था, ध्रुवों से हवाएं जो है वो नीचे आ रही थी। ध्रुवीय जो अपने वातावरण है काफी ठंडी होती है ये हवाएं, जब ये यहाँ की गर्म हवाओं से मिलती है तो फिर देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि ये चक्रवातों का उत्पन्न होता है, जिसमें हम शीतोष्णीय कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से इनको जानते हैं दोस्तों। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः ध्रुवीय वातावरणों पर होती है दोस्तों, उन्हीं पर डिपेंड करती है। वातावरण क्या होते हैं ये हमने देख लिया था। इनकी उत्पत्ति और विकास जो है वो शीत ऋतु में ज्यादा होता है, क्योंकि हवाएं ठंडी ज्यादा है, वायुदाब वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम ये भी देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो चक्रवात हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र, अल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र और उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्न दाब क्षेत्र पर चलते हैं। इसके अलावा चीन है, फिलीपींस है, साइबेरिया है आदि यहाँ पर प्रमुख है। देखिएगा कहाँ चलेगा, ठंडे में ये चलता है। कहाँ? हमने कहा उत्तरी प्रशांत महासागर में। नाम याद रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में। थोड़ा सा मैप आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मानचित्र आपको याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार बता भी दूंगा तो उससे फर्क नहीं है। आप अपने मानचित्र में देखिएगा प्रशांत महासागर कहाँ है, अल्यूशियन कहाँ है, तो वहाँ देखिएगा क्या कहा हमने, अल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र और उत्तरी अटलांटिक महासागर जो हमारा रह गया के पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्न दाब क्षेत्र तक ये चलता है। इसके अलावा देखिएगा चीन में भी आता है और फिलीपींस, साइबेरिया में भी ये आते हैं दोस्तों। कौन से की अपनी बात कर रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल व शीतकाल में इन चक्रवातों की उत्पत्ति समान रूप से होती है। ये अब अलग बात होगी। हमने यहाँ तो कहा उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी स्थिति अलग है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल और शीतकाल में इनकी उत्पत्ति समान रूप से होती है, क्योंकि वहां पर एक तो समुद्र रह गया जिसके कारण भी नेचर चेंज हो जाती है। यहाँ 60 डिग्री अक्षांश के आसपास सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। कौन से डिग्री के आसपास? 60 डिग्री के आसपास जो है वो सबसे ज्यादा चक्रवात यहाँ पर आते हैं दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? तापीय है, गतिक है और प्रवासी चक्रवात है दोस्तों। खाली नाम ही याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा भी देता हूं। तापीय चक्रवात मतलब जो ताप और दाब के अंतर के कारण आता है, ये विशेषतः जल में आता है दोस्तों, तो इसे अपने तापीय कहते हैं। नॉर्वे है, ओखोस्टक सागर है, वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और गतिक जो है ये स्थल भाग में आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों? स्थल भाग में आते हैं। ग्रीष्म काल में आपको विशेषता देखने को मिलते हैं। प्रवासी चक्रवात ये कौन से हो गए? ये सूर्य ताप के कारण और वायु क्रिया के कारण ये आते हैं दोस्तों। तो इसके आने के कारण थे, इतना ही जानना हमारे लिए काफी है। तो तापीय कौन से हो गए? ताप और दाब में अंतर के कारण आते हैं, ये स्थल पर आते हैं। गतिक चक्रवात वायु की गति के कारण ये स्थल भाग में ग्रीष्म काल में आते हैं दोस्तों। और प्रवासी जो है वो सूर्य ताप और वायु क्रिया के कारण आते होते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों आगे हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी आसान सी बात है, चक्रवात हम समझ चुके हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो कटिबंध आपको याद होगा। उष्ण कौन सा हो गया दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया रह गया उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा से दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएंगे दोस्तों? हमने कहा था
भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे दोनों गोलार्धों में होंगे और दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय यानी सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये आते हैं दोस्तों। ये चक्रवात अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। ये प्रभावित क्षेत्र में तीव्र गति से उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं। उत्पात मचाने का काम उष्णकटिबंधीय चक्रवात करते हैं। शीतोष्ण में ऐसी कंडीशन हमने नहीं देखी थी, ये याद रखना है आपको। शीतोष्ण के समान इनमें एक रूपता और समरूपता नहीं होती, ये बदलते बहुत ज्यादा रहते हैं। इनके विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों? इनके केंद्र में न्यून दाब होता है और समदाब रेखाओं का आकार जो है वो गोलाकार होता है, यानी गोलाकार ये आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। केंद्र में न्यून दाब होगा, बात तो वही है। इनकी गति और आकारों में भिन्नता पाई जाती है, सबकी गति एक जैसी नहीं होगी दोस्तों। ये स्थायी होते हैं और एक स्थान पर कई दिनों तक वर्षा करते हैं। ऐसे नहीं आया और खत्म हो गया, स्थायी है, कुछ समय तक आराम करता है, कुछ देर वहां पर उत्पात मचाता है, कई दिनों तक वहां पर वर्षा करेगा, फिर उसके बाद में आगे जाने का काम करता है। ये स्थायी होता है दोस्तों। और ये चक्रवात जो है वो अधिक विनाशकारी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शीतोष्ण और उष्ण में से विनाशकारी या फिर देखिए विध्वंसक कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय होंगे, इनसे नुकसान होता है। शीतोष्ण से हमने ऐसा नहीं पढ़ा दोस्तों। ये चक्रवात जो है वो सागरों से ऊपर तीव्र गति से चलते हैं, परंतु स्थल पर आते आते ही कमजोर हो जाते हैं। अब देखिएगा, हमने पहले भी कहा था कि हवाओं की जो गति है वो सागर पे ज्यादा होती है, क्योंकि घर्षण नहीं है वहां पर, इसलिए वहां पर तो तीव्र गति से चलते हैं, लेकिन स्थल पर आते आते ही कमजोर हो जाते हैं। बहुत बार आपने ये टीवी में समाचारों में देखा होगा कि एक तूफान उठा है, चक्रवात उठे हुए हैं, आ रही है भारत की तरफ, लेकिन वो कैमरा लगा के भी रखते हैं, लेकिन जब हमारे बॉर्डर पे आता है तो आते ही खत्म हो जाता है, उसको वो उतना नुकसान ही नहीं करता। अब हालांकि हम तो हमारी जो क्या कहें उसको कि इतना हमने बना लिया है कि हम उस विध्वंस को देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो विध्वंस नहीं आता है तो फिर मतलब कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या है, स्थल पर आते आते कमजोर हो जाता है। इनकी जो गति है वो सागरों के ऊपर ही तीव्र हुआ करती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनकी जो उत्पत्ति है वो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य महासागरों पर होती है। ये कहाँ आएंगे दोस्तों? महासागरों में आते हैं और ग्रीष्म काल में अधिक उत्पन्न होंगे। वैसे भी ये गर्मी का ही है दोस्तों, तो गर्मी में ये ज्यादा आते हैं। इनका जन्म और विकास जो है वो सागरीय भाग में ही होता है, स्थल पर आते आते खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। इनको पश्चिमी द्वीप समूह के निकट हरिकेन, चीन, फिलीपींस व जापान में टाइफून और हिंद महासागर में साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इनको भी देखेंगे, क्षेत्रीय नाम को भी देखेंगे, तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, हरिकेन है ना, टाइफून, और हमारे यहाँ पर जो आते हैं चक्रवात आते हैं उनको क्षेत्रीय नाम भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं, सारा कुछ देख के जाएंगे अपने दोस्तों। इन चक्रवातों की उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक सागर में, मेक्सिको की खाड़ी में, पश्चिमी द्वीप समूह, कैरेबियन सागर, उत्तरी और दक्षिणी महासागर, चीन सागर और प्रशांत महासागर के अधिकांश क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके क्षेत्र है, थोड़ा सा मैप में देखोगे तो आप समझ जाओगे। इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है: क्षीण चक्रवात, प्रचंड चक्रवात, हरिकेन या टाइफून और टॉर्नेडो। हरिकेन कहाँ आता है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय प्रचंड चक्रवात है जिसे अपने कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा टाइफून। टाइफून क्या है? हरिकेन की तरह ही चीन में पूर्वी तट पर आने वाला प्रचंड चक्रवात है। टाइफून कहाँ आता है? चीन में पूर्वी तट पर विशेष रूप से अपने लेते हैं। टॉर्नेडो क्या है? ये आकार की दृष्टि से तो सबसे छोटा है, किंतु सर्वाधिक भयंकर और विनाशकारी चक्रवात है। ये यूएसए की मिसिसिपी घाटी जो है और गौण क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में ये आता है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ये आता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो काफी छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी जितना छोटा है उतना ही खोटा है दोस्तों। तो टॉर्नेडो जो है वो सबसे ज्यादा खोटा चक्रवात अपने मान करके चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ हम एक बात और समझ लेते हैं। पहले देखिएगा, हमने जो अभी तक देखा था, एक तो हमने देखा था उष्ण चक्रवात और एक हमने देखा था शीतोष्ण चक्रवात। अब इन दोनों में जो एक प्रकार से हम जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। उष्ण जो चक्रवात है वो प्राय कहाँ पर आता है? जल में ही आता है। अभी हमने उसको देखा, ये स्थल में भी आएगा और सागर में भी आएगा, दोनों में आता है।
उष्ण चक्रवात की बात करें तो ये अधिकतर कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार होता है। इसकी समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं। ये वी शेप का हो सकता है या फिर ये कैसा हो सकता है, ये अंडाकार भी हो सकता है। दोनों आकार इसके देखने को मिलते हैं। उष्ण में अगर हम आगे बात करें तो ये विशेषता कब आ रहा था दोस्तों, ये ग्रीष्म ऋतु में आता है दोस्तों। ये कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है। लेकिन ये कब आता है दोस्तों, ये शीत ऋतु में आता है। ये सारी बातें अपने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चौथा पॉइंट अगर हम लें, इसमें जो वायु का वेग है वो काफी ज्यादा क्या होता है, तीव्र होता है। लेकिन यहाँ पर उतनी ज्यादा तीव्रता हमें देखने को नहीं मिलती। ये तीव्र इतने ज्यादा नहीं होता। यहाँ पर देखिए जो वर्षा होगी वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा जो है उतनी तीव्र गति से नहीं होती, इसकी कम दर होती है। इसके बजाय क्या होती है, कम होती है दोस्तों। तो ये एक प्रकार से हम इनके डिफरेंस भी देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ आगे हम जो बात करते हैं वो आती है हमारे चक्रवात के सिद्धांत के विषय में। तो चक्रवात के सिद्धांत कौन कौन से हैं, स्थानीय तपन सिद्धांत है, गतिक सिद्धांत है और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है। इनके गहराई में अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपको नाम ही याद करना है, इतना ही काफी। अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे कभी तो वहां पर देख लेंगे उसको। यहाँ आगे हम बात कर लेते हैं प्रति चक्रवात की। तो दोस्तों प्रति चक्रवात में क्या है, बस उसका उल्टा ही तो है ना। प्रति चक्रवात क्या होगा, इसके केंद्र में वायु दाब कैसा होगा, उच्च होगा और बाहर की ओर क्या होगा, घटता चला जाएगा। जैसे हमने जो प्रारंभ में एक मानचित्र भी देखा था कि यहाँ तो क्या है, हाई प्रेशर है और बाहर की तरफ क्या हो रहा है, प्लस प्लस नहीं हो रहा, बाहर की ओर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, यहाँ प्लस है फिर माइनस 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 यानी घटता चला जाता है। इसलिए हवाएं कैसे चलेगी, अंदर से बाहर की ओर तीव्र गति से चलना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर चलती है। बस यही क्वेश्चन है जो आपको उलझा सकते हैं। पेपर में आपका दिमाग जो है वो इतना खुल करके काम नहीं करता है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है, अभ्यास जितना करेंगे उतनी ही आपकी कमियां निकलती चली जाएंगी। तो केंद्र से परिधि की ओर और जो चक्रवात है वो परिधि से केंद्र की ओर यानी बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, इस तरह से याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यह स्वभाव, प्रकृति, गुण, वायु व्यवस्था, मौसम आदि की दृष्टि से चक्रवात का बिल्कुल विलोम होता है। जो चक्रवात में हो रहा था उसका आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जस्ट उल्टा कर देना है तो आराम से हो जाएगा। इसके अलावा और यहाँ कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब इसकी जो शर्तें हैं उसमें आप ये याद रख सकते हैं कि केंद्र में क्या होता है दोस्तों, उच्च दाब होता है। केंद्र में दाब कैसा होगा, उच्च दाब, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो जो परिधि है वहां पर कौन सा दाब होगा, वहां पर निम्न दाब होता है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो हवा जो है वो अंदर से बाहर जाती है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। केंद्र में उच्च वायु दाब होगा, परिधि में निम्न वायु दाब होगा और हवा जो है वो अंदर से बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है। ये जो होता है ये प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने देखें तो इसमें उच्च दाब क्रम और इसे हम उच्च दाब क्रम या कटक भी कहते हैं। आकार की दृष्टि से ये चक्रवात से अधिक विशाल होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, फैल रहा है, इनमें हवाओं की गति कैसी होती है, मंद होती है, उतनी तीव्र नहीं होती। पहले चक्रवात आते हैं फिर प्रति चक्रवात भी आते हैं तथा ये प्राय स्थायी होते हैं। इनमें हवाएं शीतल और मंद गति से चलती हैं। आकाश इनके कारण क्या है, साफ रहता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें हवाओं की गति मंद होती है दोस्तों और ये प्राय स्थायी होते हैं। इनमें हवाएं शीतल व मंद गति से चलती हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, प्रति चक्रवात जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने 1861 में किया था। विश्व के प्रमुख प्रति चक्रवात जो हैं वो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में महासागर पर लगभग स्थायी रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। वायुमंडल में ऊंचे स्तरों पर जाएं तो इनका लोप हो जाता है। अब देखिएगा क्या कहा हमने, ये अधिकतर स्थायी होते हैं, हमेशा रहते ही हैं, काफी लंबे समय तक रहते हैं। हवाएं यहाँ पर शीतल मंद गति से चलती है, आकाश यहाँ पर साफ रहता है। इस शब्द की अगर हम बात करें प्रति चक्रवात की तो सबसे पहले गाल्टन ने इसको प्रयोग किया था। 1861 के अंदर इसको प्रयोग में लिया था दोस्तों। 30 डिग्री के आसपास दोनों गोलार्धों में ये लगभग स्थायी रूप में पाए जाते हैं। ऊंचाई पर ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। विशेषताएं देख लीजिएगा, हमने क्या कहा था, केंद्र में उच्च वायु दाब होता है, केंद्र में हाई प्रेशर है, बाहर लो होता है दोस्तों, जो परिधि की ओर कम होता चला जाएगा।
इनमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत चलती हैं। ये हमने पहले भी बात की थी दोस्तों। ये मान लीजिएगा हमारी पृथ्वी है, उत्तरी गोलार्ध में तो ये क्या होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज हो गया, और इधर कौन सा हो गया दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये आपको याद रखना है और यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है। आकार में चक्रवातों से ये बड़े होते हैं और इनका आकार प्राय गोलाकार होगा, ये गोलाकार ही होते हैं। इनके आने से मौसम साफ, आकाश स्वच्छ और हवाएं मंद हो जाती हैं, कम होती हैं दोस्तों। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक होते हैं। उपोष्ण कटिबंध जो है हमारा उच्च दाब क्षेत्र है, वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे। इनके प्रकारों की बात करें तो शीतल प्रतिचक्रवात, उष्ण प्रतिचक्रवात और एक अवरोधी प्रतिचक्रवात का प्रादुर्भाव। ये नया है दोस्तों, वैसे दो ही माने गए हैं, ये एक नई खोजों के आधार पर तीसरा भी अपने मानते हैं। यहाँ पर नाम भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर हमें समझना हो तो समझ भी लेते हैं। पहले शीतल प्रतिचक्रवात को हम देख लें। इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति है ध्रुवीय प्रमुख रूप से आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। शीतल प्रति ठंडे कहाँ आएंगे भाई दोस्तों, वैसे भी देखिएगा जहाँ ठंड होगी ज्यादा आर्कटिक क्षेत्रों में आते हैं, और ये दक्षिणी पूर्वी दिशा में, पूर्व तथा दक्षिणी पूर्वी दिशा में अग्रसर होते हैं। उष्ण प्रतिचक्रवातों की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, ये तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। शीतल जो होंगे वो छोटे होंगे, किसके बजाय, उष्ण की बजाय। इनकी गहराई कम होती है और गति कैसी होती है, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा ये दो प्रकार के हो सकते हैं, अस्थायी या क्षणिक, और अर्धस्थायी प्रतिचक्रवात भी होता है, जो ज्यादा हमें गहराई में नहीं जाना है। शीतल प्रतिचक्रवातों की जो उत्पत्ति है वो ताप के कारण होती है। ताप ये होती है बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण ये उत्पन्न होते हैं दोस्तों। आर्कटिक प्रदेशों के अंदर शीतकाल में विकिरण द्वारा अत्यधिक तापमान कम हो गया और सूर्यताप न मिलने के कारण उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और शीतल प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। क्योंकि देखिएगा दोस्तों ध्रुवों पर क्या हो गया, ध्रुवों पर देखिए सूर्य तो पहुंचा ही नहीं, तो ये बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया, तो यहाँ से फिर हवाएं जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम प्रतिचक्रवात के नाम से जानते हैं। उष्ण प्रतिचक्रवात क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। इनकी उत्पत्ति शीतोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में होती है। इस पेटी में हवा का अपसरण होता है। इनका आकार कैसा होगा, विशाल होता है, और ये सक्रिय कम होते हैं दोस्तों, इतने ज्यादा सक्रिय नहीं होते, और ये प्राय दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपको अधिक सक्रिय देखने को मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ हमने बात कही दोस्तों, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में आपको मिल जाएंगे। इनमें हवा मंद होती है और आकाश जो है मेघ रहित है और साफ रहता है दोस्तों, तो ये कुछ ज्यादा नुकसान करने वाले नहीं है। जैसा हमने उष्ण चक्रवातों में देखा था वो कंडीशन हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। अवरोधी प्रतिचक्रवात, ये एक नवीन खोज के आधार पर यह नाम आता है। इस प्रतिचक्रवात का प्रादुर्भाव नई खोज के रूप में जाना जाता है। कैसे आता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार का अवरोध हो गया, जिसके कारण इन प्रतिचक्रवातों की उत्पन्न होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जो हवा है वो जानी बंद हो गई है, तो वायु संचार का अवरोध हो गया। इसके कारण जो है ये इधर उधर फैलनी शुरू हो गई, जिसके कारण ने कहा ऊपर न जाकर के क्या हुआ, वायु संचार का अवरोध हो गया। इसके कारण जो है वो प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में देखिएगा इनमें वायु प्रणाली, वायुदाब, मौसम संबंधी विशेषताएं उष्ण प्रतिचक्रवात जो हैं उनके जैसी ही होती हैं। कंडीशन वही है, लेकिन कारण यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। इनका आकार छोटा होता है और इनकी गति भी ज़्यादा नहीं होती है। ये कहाँ होंगे दोस्तों, उत्तर पूर्वी यूरोप है, अटलांटिक महासागरीय भाग है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में उत्पन्न होते हैं। इनको मैप में भी आप अच्छे से देखने की कोशिश जरूर करना दोस्तों, ताकि ये आपके काम आएंगे। इसके बाद में दोस्तों हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, जो हमारे चक्रवात हैं उनके स्थानीय नाम चक्रवातों के क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा अमेरिका, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये है अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका है, और ये कौन सा अमेरिका है दोस्तों, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ हमने बात की थी टार्नेडो। टार्नेडो जो है ये यहाँ है दोस्तों, ये इसका स्थानीय नाम अपने कह सकते हैं टार्नेडो। और टार्नेडो जो है दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो स्पीड होती है वो 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो स्पीड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है टार्नेडो की। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो ये हमारा यहाँ रह गया कैरेबियन सागर। कौन सा सागर हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर और
यहीं पर आता है हरिकेन। यहाँ कौन सा आया दोस्तों? हरिकेन। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा रह गया अफ्रीका। ये कौन सा रह गया? अफ्रीका। ये हमारा रह गया यूरोप। ये हमारा रह गया एशिया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हिंद महासागर, और इधर जो है हमारा ये मेडागास्कर रह गया, और मेडागास्कर जो आपका रह गया तो इधर जो चलता है उसे हम कहते हैं विली विली। ये नाम आपने सुना होगा, विली विली कहते हैं हम इसे। क्या नाम है दोस्तों इसका? विली विली। ये भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जो हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है, यहाँ जो चलते हैं उसे हम चक्रवात ही कहते हैं दोस्तों। ये हमारा चीन सागर है, चीन सागर, और यहाँ जो चलता है उसे हम कहते हैं टाइफून। ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका रह गया, यहाँ भी जो चलता है ये बिली बिली है या विली विली है। आप इसको नाम को आराम से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम। उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको समझ में आ गए होंगे। बड़ी आसान सी बात है, याद ही रखना है, याद तो रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा क्या करें दोस्तों मेरा। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा ये हमारे हिंद महासागर है। हिंद महासागर में 8 देश हैं। 8 देश जो हैं इन्होंने देखिएगा इसको इस प्रकार से समझिएगा, भारत की पहल पर 2004 से जो है चक्रवातों का नामकरण शुरू किया है। उससे पहले नाम नहीं रखे जाते थे हमारे यहाँ पर। अब क्या हुआ? नाम रखे जाने शुरू हो गए। इन नामों में आप देख सकते हैं तूफान ही है दोस्तों, कैटरीना तूफान, ये नाम आपने सुना होगा। लीसा है, इसके अलावा देखिए बुलबुल है, फालीन है, हुदहुद है। ये नाम अभी आपने सुने होंगे दोस्तों। ये जो नाम है भारत की पहल पर ही ये कहा गया कि इन क्षेत्रों में जो भी हैं हम अपने अपने क्षेत्रों में इनके नाम रखेंगे। तो भारत की ओर से जो भी सुझाए गए नाम हैं, भारत की ओर से जो नाम सुझाए गए उसमें मेघ, सागर, वायु, अग्नि, ये फेवरेट नाम है ना भारत के। तो इस प्रकार के नाम यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों इन देशों के द्वारा। अब यहाँ इसमें कौन कौन से देश अपने ले सकते हैं? एक तो हमारा पाकिस्तान रह गया, एक हमारा भारत रह गया, एक हमारा बांग्लादेश रह गया, एक हमारा म्यांमार रह गया दोस्तों। कौन सा? म्यांमार रह गया। एक थाईलैंड रह गया दोस्तों, थाईलैंड। और इधर लें तो फिर हमारा एक रह गया दोस्तों ओमान। तो इन देशों के द्वारा जो है ये नाम दिए जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मालदीव और श्रीलंका ये भी शामिल है दोस्तों। तो इनके द्वारा क्या होता है? नाम दिया जाता है दोस्तों। ये हमारा अरब सागर है, और ये हमारा कौन सा रह गया दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ जो भी तूफान आएंगे ये देश जो है अपने हिसाब से नाम देंगे। और नाम कैसे देंगे? जैसे अल्फाबेटिक है, जिसका पहले नाम आता है उसका नंबर पहले आ रहा है। जैसे ओमान ने अभी नाम दिया था हुदहुद, ये नाम आपको याद होगा। हुदहुद जो है वो ओमान ने दिया था। अब जिसका भी नंबर आएगा आगे से आगे उसके नाम जो है वो चलते रहते हैं। अल्फाबेटिक नाम है ये दोस्तों, अल्फाबेटिक के आधार पर अपने देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी दोस्तों।